देखिए लेबर वेरिएंस में पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें आइडियल टाइम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आज की क्लास में जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लेबर वेरिएंस, उसमें क्वेश्चन में वर्कर का आइडियल टाइम भी देखो, तो फिर उस केस में वेरिएंसेस कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 18 नंबर। तो आज की क्लास की शुरुआत हम कर रहे हैं लेबर वेरिएंस क्वेश्चन नंबर 18। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अ गैंग ऑफ वर्कर यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 10 men 5 women and 5 boys। कहते हैं गैंग में ग्रुप में मैन कितने 10, वुमेन कितने 5 और बॉयज कितने 5, मतलब टोटल नंबर पर्सन कितने हो गए 20 हो गए। दे आर पेड एट स्टैंडर्ड आर्ली रेट 1.25 0.80 एंड 0.70 रिस्पेक्टिवली। पहले वर्कर को 1 रुपए 25 पैसे 1 घंटे के मिलते हैं, बाकी दोनों को 80 पैसे कितने मिलते हैं 70 पैसे बराबर। इन अ नॉर्मल वर्किंग वीक ऑफ 40 आवर्स द गैंग इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। यानी गैंग ने 40 घंटों में कितने में प्रोड्यूस किए 1000 यूनिट। अब गैंग का मतलब क्या हुआ, अकेला एक वर्कर के सारे वर्कर। यदि गैंग 40 घंटे काम कर रहे हैं तो गैंग में जितने भी वर्कर्स होंगे सबने कितने कितने घंटे काम किया होगा 40 40 40। तो सबसे पहले हमारा जो वर्किंग नोट नंबर बने जिसका नाम है बजटेड कॉस्ट। यहाँ पे हमें क्या लिखना है स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। आपके पास में मेन वुमेन एंड बॉयज 3 कैटेगरी के वर्कर आपकी फैक्ट्री में काम करें। इसमें मैंने 10 और गैंग ने काम किया 40 घंटे। यदि 40 घंटे गैंग काम करे तो गैंग में जितने लोग सब 40 40 घंटे काम करेंगे। तो यदि गैंग में 10 मैंने तो 10 मैन ने 40 घंटे के हिसाब से कितने घंटे काम किया होगा 400 करके दिखा देते हैं। और 1 घंटे का रेट है 1 रुपये 25 पैसे। वुमेन 5 है, गैंग यदि 40 घंटे काम करे तो गैंग में हर वर्कर ने 40 घंटे काम किया होगा, 80 पैसे के हिसाब से वर्कर को पैसे मिलेंगे। बॉयज भी 5 है तो इनका टाइम कितना रहेगा 200 घंटे और इनकी पेमेंट होगी 70 पैसे के हिसाब से। तो यदि वर्कर का टोटल टाइम देखा जाए इनपुट कितना है, तो गैंग 40 घंटे काम कर रहे हैं और गैंग में 20 वर्कर है, तो 20 वर्कर का 40 घंटे के हिसाब से 800 घंटे बनता है। और उन 800 घंटे में आपका जो आउटपुट है वो कितना है, वो आपके पास है 1000 यूनिट्स। आनी बोलिए करें मेरे चेयर पर डिस्टर्ब लग रहा है, आवाज ना रिकॉर्ड होती है यहाँ पर। जो शैतानी करनी है क्लास में पहले कर लो, शुरू में बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 800 घंटे यदि वर्कर काम करता है तो 1000 यूनिट बनती है। ऐसा हमारा पिछली बार का एक्चुअल था, इस बार का बन जाएगा बड़े। आगे देखिए इन ए सर्टेन वीक द गैंग कंसिस्ट ऑफ 30 men 4 women and 3 boys। कहते हैं अब जो गैंग है उसमें 13 मैन है 4 वुमेन और 3 बॉयज हैं। अभी भी कितने लोग 13 4 and 3 मिलाकर कितने हो गए 20। पहले भी 20 लोग थे अभी 20 लोग हैं। और कितना पहले 20 में 10 5 5 की रेशो थी, अब रेशो बदल गई 13 4 कितना होगा 3। तो पहले यहाँ पर तो आपका एक्चुअल कॉस्ट आएगा, तो आपके पास में एक्चुअल कॉस्ट आएगा, उसमें आपको लिखना है एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। अब देखिए एक्चुअल आवर्स में दो तरीके के होते हैं, तो दो तरीके एक बार एक्चुअल आवर्स में कर सकते हैं। हमारे पास दो तरीके का टाइम होता है, ऐसे बोलो तो ज़्यादा हो जाएगा। एक्चुअल आवर्स समय किसका एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स का प्लस आइडियल आवर्स का। एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स का जितनी देर वर्कर ने फैक्ट्री में काम किया और आइडियल आवर्स का जितनी देर वर्कर खाली बैठे रहे फैक्ट्री में। अब खाली बैठने आइडियल टाइम माना जाएगा और काम करने वाले टाइम को क्या कहते हैं प्रोडक्टिव टाइम। एक्चुअल आवर्स का मतलब वर्कर ने कितना टाइम फैक्ट्री में डिवोट किया था। मान लो वर्कर फैक्ट्री में आया था 10 घंटे के लिए और उसने काम कितनी देर किया सिर्फ 8 घंटे और 2 घंटे हुआ खाली। खाली रहने की बहुत सारी वजह हो सकती है, लाइक मतलब पावर कट हो रहा है, मशीन ब्रेकडाउन हो रहा है, फैक्ट्री के अंदर मैकेनिकल शॉर्टेज हो रहा है, वर्कर के बीच में झगड़ा हो रहा है, ठीक है ना, कोई एक्सीडेंट हो गया मशीन के साथ वर्कर का जिसकी वजह से एकदम से काम क्या हो गया रुक गया बंद हो गया। तो ये सारे के सारे टाइमिंग कौन से आइडियल आवर्स। वर्कर कहता है मैं फैक्ट्री में कितनी देर किया था 10 घंटे, उससे आपने काम कितनी देर करवाया 8 घंटे, कितनी देर मुझे खाली रखा, गलती किसकी है 2 घंटे खाली बैठना, गलती किसकी वर्कर की या मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की तो पैसे किसको भरने पड़ेंगे मैनेजमेंट को भरने पड़ेंगे। तो वर्कर तो पैसे कितनी देर के लिए जाएगा 10 घंटे के लिए जाएगा और उसमें से हम कस्टमर से पैसे किसके चार्ज करेंगे 8 घंटे के। यदि आइडियल टाइम कौन सा होगा एबनॉर्मल, क्योंकि एबनॉर्मल आइडियल टाइम वो आइडियल टाइम होता है जिसका नुकसान मैन्युफैक्चरर को अपनी पॉकेट से भरना पड़ता है, उसका बर्डन को कस्टमर पे चार्ज नहीं कर सकता। जैसे पावर कट हो रहे या मैकेनिकल शॉर्टेज हो रहे मशीन ब्रेकडाउन हो रहे कोई भी वजह है जिसकी वजह से वर्कर का काम छूट जाए और उसका इंपैक्ट कस्टमर पे ना पड़े, मतलब कस्टमर की वजह से नुकसान नहीं हुआ आपकी फैक्ट्री में, ठीक है ना। अच्छा कोई ऐसा काम बता दो नॉर्मल आइडियल टाइम हो 1 मिनट बनाने के बाद जब वर्कर दूसरी मिनट बनाता है वो कहता है मुझे 5 मिनट का रिलैक्सेशन टाइम दो, अदरवाइज क्वालिटी क्या होगी खराब हो सकती है दूसरी मिनट बनाने पर। भाई आप लगातार कोई काम करोगे तो थकान हो जाएगी ना, तो रिलैक्सेशन टाइम भी देना पड़ेगा। वो कहता है हर 1 मिनट बनाने के बाद मुझे कितने मिनट का रिलैक्सेशन दो 5 मिनट का। ऐसा कोई क्वेश्चन कराया दूसरा क्वेश्चन कराने में मान लो 1 मिनट या 15 मिनट या 10 मिनट या 2 मिनट या 15 सेकंड 20 सेकंड जो भी टाइम आपको मिलता है वो आपके लिए रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो उसके हम क्या करते हैं चलो भाई सामने से नोट कर लो, मुझे पता है काफी सारे बच्चे नोट कर चुके हैं, तो क्या कहते हैं नोट कर लो क्यों तेरे आपको टाइम थोड़ा सा रिलैक्स बोले, ठीक है। यदि पहला क्वेश्चन कराओ इमीडिएटली पहला खत्म होते बिल्कुल भी टाइम ना 2-4 सेकंड का भी और दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर दो तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे उस क्वेश्चन को पकड़ ना पाए करने का बोले, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन टाइम देना जरूरी। तो यदि ऐसा कोई आइडियल टाइम है तो उसे कहते हैं नॉर्मल आइडियल टाइम। वर्कर को टी ब्रेक देना लंच ब्रेक देना ये कौन सा आइडियल टाइम है नॉर्मल आइडियल टाइम। इसका नुकसान कौन क्या करता है कस्टमर भी करता है, क्योंकि कोई भी वर्कर लगातार 8 घंटे 10 घंटे जो भी फैक्ट्री में टाइम है उसका नॉन स्टॉप काम नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ उसको ब्रेक देना पड़ेगा, अदरवाइज क्वालिटी क्या होगी खराब हो जाएगी, नुकसान आपने किसका होगा कस्टमर का, बार सर्विस सेंटर के चक्कर काटेगा वो कस्टमर को प्रॉब्लम होगी, साथ में हमारी कंपनी की रेपुटेशन भी क्या होगी खराब होगी, बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए तो देखना पड़ेगा कि हमें वर्कर को पैसे किसके देने उस टाइम के जितनी देर उसने काम किया या उस टाइम के भी जो उसने फैक्ट्री में गुजारा टाइम देखिए उसने काम नहीं किया, आपको क्या लगता है किसके पैसे देने जितनी देर उसने काम किया उसके पैसे मिलने चाहिए, जितनी देर वो खाली रहा उसके भी पैसे मिलने चाहिए, क्या कहते हो वर्कर को तो पैसे दोनों टाइम के मिलेंगे। क्योंकि कहता है खाली रहना या ना रहना मेरे हाथ में नहीं है या आपके हाथ में मैनेजमेंट के हाथ में। आप मुझे खाली रखोगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी मेंटेन रहेगी, जैसा पहला यूनिट बना सेम वैसे ही दूसरा बनेगा वैसे तीसरा। लगातार आप 10 यूनिट बनाएंगे और उसके बाद 11 12 15 बनाएंगे तो क्वालिटी कहीं ना कहीं हो सकती है खराब हो सकती है, ठीक है। मशीन को भी बीच बीच में करना चाहिए, मतलब 2 घंटे बाद ओवरहीट हो जाती है मशीन तो 4 घंटे की मशीन कर देनी चाहिए बंद कर देनी चाहिए ताकि मशीन का ठंडा हो जाए कोल्ड हो जाए और वापस वो ढंग से काम कर सके। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर बताइए कितने कितने आपके पास में वर्कर्स हैं 13 मैंने 4 वुमेन है और 3 आपके पास है बॉयज है। सभी वर्कर गैंग में कितने घंटे काम करते हैं 40 घंटे काम करते हैं। तो 13 मैन 40 घंटे काम करेंगे तो हमारी फैक्ट्री में 520 घंटे के बराबर काम होगा, 160 घंटे के बराबर काम होना चाहिए और 120 घंटे के बराबर काम होना चाहिए। यदि आइडियल टाइम ना हो तो हम क्या मानेंगे सारा का सारा टाइम कौन सा है प्रोडक्टिव टाइम। फिर उस केस में क्या होगा एक्चुअल टाइम और प्रोडक्टिव टाइम दोनों होंगे
सेम। मान के चलते जितनी देर वर्कर फैक्ट्री में आया, एक भी मिनट उसने खराब नहीं किया, लगातार उसने काम किया, अब ये टाइम कितना देगा? 800 घंटे देगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखिए भाई, एक्चुअल वेजेस वर पेड एट द रेट 1.20, वर्कर को हम पैसे कितने दे रहे हैं? 1 रुपये 20 पैसे के हिसाब से, 85 पैसे के हिसाब से, और कितना 65 पैसे के हिसाब से। टू आवर्स लॉस ड्यू टू एब्नॉर्मल टाइम। कौन सा टाइम है भाई? एब्नॉर्मल। एब्नॉर्मल टाइम वो टाइम है जिसका पैसा हमने पे तो कर दिया, हम कौन है? मैन्युफैक्चर, पे तो कर दिया, लेकिन इसका पैसा हम किससे नहीं ले पाएंगे? अपने कस्टमर से नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कस्टमर कहता है एब्नॉर्मल आइटम टाइम, आपकी लापरवाही की वजह से आपके वर्कर का टाइम खराब हुआ है, लापरवाही आपकी वजह से हुई है, नुकसान भी किसका है? आपका। हमारी गलती से नुकसान होता तो हम ये कर देते। तो अब यहाँ पर हमें एब्नॉर्मल आइटम टाइम क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। अब एब्नॉर्मल आइटम टाइम है 2 घंटे, 2 घंटे किसके हैं? ग्रुप के। भाई आपको 40 घंटे किसका टाइम दे रखा था ग्रुप का, तो एब्नॉर्मल टाइम किसका दे रखा है? ग्रुप का। और ग्रुप में मैन कितने? 13, वुमेन कितनी है? 4, और बॉयज कितने हैं? 3। इस तरह सबका 2-2 घंटे का टाइम खराब होगा ना, सबका 2-2 घंटे का टाइम क्या होगा? खराब हो गया। बस समझ आ गई। यदि ग्रुप 40 घंटे काम कर रहे हैं और उसमें 2 घंटे का नॉर्मल टाइम हो रहा है, तो जिस तरीके से 40 ग्रुप का टाइम था, उसी तरीके से 2 घंटे भी किसका टाइम है? ग्रुप का। ग्रुप में यदि 20 लोग हैं तो सभी के 2-2 घंटे क्या होंगे? खराब होंगे। तो यहाँ पे कितने आज खराब हो गए? 26 घंटे मेन के, 8 घंटे वुमेन और 6 घंटे बॉयज के मिलाकर कितने हो गए? 40 घंटे। इसका मतलब आपकी फैक्ट्री के अंदर काम करने के लिए वर्कर आए थे 800 घंटे, और उन्होंने काम कितनी देर किया? 760 घंटे। ये 760 घंटे क्या? एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स। एपीएस का मतलब है एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स। एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स का मतलब वो टाइम जितनी देर वर्कर ने काम किया। और कितना काम किया? कितना काम किया? 960 मिनट में। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूँ कि 960 मिनट मैंने 800 घंटे में बनाई है या फिर मैंने 760 घंटे में बनाई है? क्या लगता है आपको? 760 में, क्योंकि 40 आवर्स वर्कर ने काम किया ही नहीं ना, तो जितनी देर काम नहीं किया उसके पैसे तो वो हमसे लेके जा रहा है, पर उसने कोई प्रोडक्शन नहीं किया। इसका मतलब 960 मिनट 800 घंटे में नहीं बनी, कितनी देर में बनी? 760 घंटे। नोट कर लीजिए। बात की बात करें, नया पॉइंट आपके लिए वो कौन सा है? आइडियल टाइम। अभी देखिए इस क्वेश्चन में एब्नॉर्मल आइडियल टाइम आ जाए तो उस पे वेरिएंस पे क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, उस पे एफिशिएंसी पे फर्क पड़ता है कि टाइम से? जितना ज्यादा एब्नॉर्मल आइडियल टाइम होगा, वर्कर उतनी देर प्रोडक्शन क्या करेगा? कम करेगा। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन कम होगी, एफिशिएंसी क्या होगी? कम होगी। बेसिस होगी ना टाइम की। खाली बैठना, पैसे बढ़ना, नुकसान है हमारा, तो काम भी नहीं होगा, पैसा भी जा रहा है, प्रोडक्शन भी कम होगी। कोई दिक्कत इसमें? तो मान लीजिए आप अपने घर में होम ट्यूशन पढ़ रहे हैं, टीचर ने 1 घंटे पढ़ाना आपको, 5 से 6 का टाइम है, टीचर एक्यूरेट 5 बजे एग्जैक्ट आगे 5 बजे 5 बजे आते ही आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए था? जो भी क्लास को पढ़ने या पढ़ाने के लिए चीजें चाहिए तो आपके टेबल पर होनी चाहिए। और टीचर जाने का सबसे पहले आपका ढूंढो, अरे तो ये डिसाइड करते हो कि 4 सब्जेक्ट हैं, उनमें से कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है? 10 मिनट काम कर देते बात में, 10 मिनट किसका टाइम वेस्ट जा रहा है? टीचर का, आपका। और टीचर ने तो 5 से 6 पढ़ाना है, 5 बजे आके एग्जैक्ट 6 बजे चले जाएंगे, 10 मिनट आप नहीं पढ़े, नुकसान किसका है? आपका। चलो सब्जेक्ट डिसाइड हो गया कि हमें मैथ्स की क्लास पढ़नी है, 9 क्लास का स्टूडेंट है। अब ऐसे में मैथ डिसाइड करने के बाद रजिस्टर ढूंढने में 5 मिनट लगे, तो 15 मिनट खराब हो गए, फिर 10 मिनट लगे उसको पेन कॉपी पेंसिल ढूंढने में, तो सारी चीजें ढूंढने में टाइम लगे। तो टीचर ने गलती से पानी मांग के 15 मिनट लगे उसको ग्लास ढूंढने में, पानी डालने में। ऐसे नादान बच्चे भी होते हैं ना, जो ट्यूशन बैठे होते हैं, तो टाइम की बर्बादी कैसे करते हैं? आधा पौना घंटा तो ऐसे खराब है, हमारा 30 मिनट खराब हो गए 1 घंटे में, तो पढ़ा कितनी देर? 30 मिनट से बड़ा होगा, 30 मिनट तो वेस्ट होगा, पैसे कितनी देर के होंगे? 1 घंटे के। यदि हर रोज की क्लास में ऐसे होता है तो ऐसे में परफॉर्मेंस क्या होगी बच्चे की? पेरेंट्स तो कहेंगे पूरा महीना पढ़ लिया, महीने में 30 दिन है, 4 सैटरडे 4 संडे आगे, बाकी हमने इसको 22 क्लासेस दिला दिए, मंडे से लेकर फ्राइडे तक। 22 क्लासेस में 22 घंटे का टाइम हुआ, बट पढ़ा बच्चे कितनी देर? 11 घंटे। ऐसे कितनी देर के पेरेंट्स की तरफ से? 22 घंटे के। बच्चा पढ़ कितनी देर है? 11 घंटे। तो आउटपुट तो 11 घंटे का ही आएगा ना। अब वो पेपर में जाता है तो पेपर पूरा नहीं पाता, स्पीड स्लो है, परफॉर्मेंस उसकी पूरी थी क्योंकि उसकी एफिशिएंसी ज्यादा थी। यदि वो 22 से 22 घंटे पढ़ता तो स्पीड क्या थी उसकी? ज्यादा थी ना। बस समझ गए? जो रूटीन उसका क्लास में था 1 घंटे 12 घंटे बर्बाद करना, वही रूटीन उसका एग्जाम में था, टाइम खराब करता था। तो ध्यान दीजिए, नॉर्मल आइडियल टाइम हमेशा नुकसान है और आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी? घटती चली जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें जल्दी से बताओ, आगे के वर्किंग नोट देखते हैं। नोट कर लिया आपने सबने? अभी सबसे पहले हमारा वर्किंग नोट नंबर 3 का नाम क्या है? एक्चुअल आवर्स एट स्टैंडर्ड रेट। लिखना कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझना। यहाँ मैंने जगह छोड़ दिया, आपको पहले बता रहा हूँ, बाद में आपको बताया नहीं था। फिर उसके बाद हम बनाते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये वर्किंग नोट नंबर आपका 4 है, और स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल इनपुट, और ये आपके लिए वर्किंग नोट नंबर 5। अब बातें बिल्कुल बंद कर दीजिए, ध्यान से समझिए। एक्चुअल इनपुट का मतलब मुझे बताओगे क्या है? एक्चुअल इनपुट का मतलब एक्चुअल आवर्स है या फिर एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स है? बोलो भाई। तो ध्यान रखना, अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे उसका आइडियल टाइम था ही नहीं, उसमें एक्चुअल आवर्स और एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स दोनों क्या थे? सेम थे। बट आपको हमेशा ध्यान रखना है एब्नॉर्मल आइडियल टाइम के केस में आपका जो इनपुट है उसका मतलब है एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स। तो कितने क्वेश्चन में? 760 घंटे। या फिर नया पॉइंट है, इसको समझिए, ध्यान नया पॉइंट चाहिए हाईलाइट कर देना। तो सेम है, हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। जल्दी से यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, और स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल इनपुट, एक्चुअल इनपुट का मतलब एबीएच, ठीक है ना? ये मेरी हेडिंग है, पिछली क्लास में मैंने बताया था जो मुझे निकालना है, उसको निकालने का नीचे फॉर्मूला है। और जल्दी जल्दी देखते कैसे निकलते हैं। एक्चुअल आवर्स कितने थे आपके? 520 घंटे। कितना था? 160 घंटे और 120 है, और रेट आपके पास था 1.25, 0.80, 0.70, मल्टीप्लाई का कर लिया होगा। अब वर्किंग नोट नंबर 4 कैसे बनाते हैं? वर्कर के नाम आपके पास है मैन, वुमेन, बॉयज। मैन, वुमेन, बॉयज हो गया आपके पास, ठीक है ना? अब मैन के केस में ध्यान दीजिए, कितना लिखेंगे? देखिए कुछ समझाना है, इसलिए पहले मैं यहाँ पे टाइम निकालूं,
बाद में फिर 8 से क्या करूंगा मल्टीप्लाई। एग्जाम में किसी को समझाना तो है नहीं, डायरेक्ट करने जैसे बाकी क्वेश्चन करते थे, और यहाँ पे मुझे आपको क्लास को समझाना है, इसलिए पहले मैं टाइम निकालूंगा स्टैंडर्ड आंसर एक्चुअल आउटपुट, बाद में से 8 से क्या करूंगा मल्टीप्लाई। ऐसे यहाँ पे स्टैंडर्ड आंसर एक्चुअल इनपुट निकालूंगा पहले, और बाद में से स्टैंडर्ड 8 से क्या करूंगा मल्टीप्लाई। तो देखिए कितना कितना आएगा। सबसे पहले 1000 यूनिट बनाने में मैन का टाइम कितना चाहिए था 400 आवर्स, वुमेन 200 आवर्स और बॉयज कितने 200। 1000 यूनिट्स को बनाने में टाइम चाहिए था आपका 400 घंटे 200 आवर्स, और यहाँ पर कितने बनाना कितना है 960 यूनिट, एक्चुअल आउटपुट है 960। तो 960 यूनिट को बनाने के लिए बताओ कितना टाइम चाहिए, यानी 960 384 384 192 और 190। अच्छा रेट आपके पास है 1.25 0.80 0.70, मल्टीप्लाई करके देख लेते कितना कितना आता है 153.6 आ रहे, तो 154 लिख देते 480, और यहाँ पे कितना 130। 800 घंटे में 800 आवर्स में पहले वर्ग करके 400 घंटे काम करने पड़ेंगे, दूसरे को 200, तीसरे को भी 200। अब यहाँ पे गलती क्या हो सकती है 800 घंटे का ब्रेकअप क्या 400 200 200, तुमने मल्टीप्लाई 800 से करना है या मल्टीप्लाई 760 से करना है, किससे करना है 760 760, क्योंकि मेरा जो एक्चुअल इनपुट है, एक्चुअल इनपुट का मतलब वो टाइम जिसका यूज करके वर्कर ने प्रोडक्शन किया। एक्चुअल इनपुट का मतलब वो टाइम जिसका यूज करके वर्कर ने प्रोडक्शन किया। तो वर्कर ने किसका यूज करके प्रोडक्शन किया 800 घंटे या 760 760, तो 380 190 और 190, आपके पास कितना रहेगा आपका 700। और 380 को मल्टीप्लाई किया 1.25 से तो आपका रहेगा 475, 190 को मल्टीप्लाई किया 0.8 से 152 130। लेकिन मैंने जो जगह खाली छोड़ी थी आपके लिए उसमें मुझे दो कैलकुलेशन और करनी पड़ती है। कब जब किसी क्वेश्चन में कौन सा पॉइंट आ रहा है एब्नॉर्मल आइडियल टाइम आ जाए और लेवल वैरिएंस निकालना है, तो वहां पर आपको दो कैलकुलेशन और करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी वो भी बताएंगे आपको। तो आपका एक्चुअल आवर्स है 520 घंटे, कुछ देर पहले मैंने आपको समझाया भी था कि आपका जो एक्चुअल आवर्स है वो बराबर होता है किसके एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स और किसके आइडियल टाइम के। आइडियल टाइम तो आइडियल आवर्स कह दो। अच्छा मैंने यहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकाली है, एक्चुअल कॉस्ट निकालने के लिए एक्चुअल आवर्स को किससे मल्टीप्लाई किया एक्चुअल रेट से। इसी तरीके से एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड रेट को निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान से समझिए। हाँ जी एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स बराबर है किसके एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स प्लस आइडियल टाइम, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो किससे एक ही बात है ना। जो आंसर ऊपर निकलेगा वही आंसर तो इस वाली इक्वेशन से निकलेगा। बस इतना फर्क है यहाँ पर कि मैं स्टैंडर्ड रेट को एक बार एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, एक बार से मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरी दो नई कैलकुलेशन आ जाएगी एटीएच एट स्टैंडर्ड रेट, जिसमें एटीएच को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, और दूसरा मेरे पास होगा आइडियल टाइम एट, यहाँ पे मुझे आइडियल टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, इसका नाम दिया जाएगा 3a और इसका नाम हो जाएगा 3b। तो 3 के तो ब्रेकअप किया मैंने, 3 का मतलब क्या एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, अब एक्चुअल आवर्स का ब्रेकअप क्या है एटीएच प्लस आइडियल टाइम। तो एक्चुअल आवर्स लिखो या एटीएच प्लस आइडियल टाइम लिखो, आंसर तो सेम ही आना है। तो जो वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी 520 मल्टीप्लाई बाय 1.25 650 है, यहाँ पे कितना है 128 और 84। अब आपको याद होगा यहाँ पे आइडियल आवर्स कितने थे, आइडियल आवर्स यहाँ पे 26 घंटे कैसे निकाले थे, हर बार यदि एब्नॉर्मल आइडियल टाइम 2 घंटे होगा तो 13 मिनट का 2 घंटे के हिसाब से कितने घंटे आइडियल आवर्स थे 26 घंटे 8 घंटे और कितने 6 घंटे, तो 26 8 6 लिख दिया आपने। रेट आपके पास है 1.25 0.80 0.70, आपके मन में एक ही पॉइंट चल रहा है क्यों कर रहे हैं क्वेश्चन में, तो थोड़ी देर में इसका जवाब मिलने वाला आपको, ठीक है ना। अभी तक हमने किसी भी क्वेश्चन में थर्ड का ब्रेकअप नहीं किया था, क्यों नहीं किया था भाई, क्यों नहीं किया था इससे पहले किसी क्वेश्चन में, क्योंकि वहां पर एक्चुअल आवर्स किसके बराबर था एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स के बराबर था, तो ब्रेकअप करके कोई फायदा नहीं था, ब्रेकअप करके कोई फायदा है नहीं, फायदा कब मिलता जब क्वेश्चन में आपके पास में आइडियल टाइम क्या है। अब 26 घंटे 520 में से आपने माइनस कर दिया, 520 में से 26 घंटे माइनस कर दिया तो कितना रहेगा 490 आवर्स, 160 घंटे में से 8 माइनस कर दिया 152 आवर्स, और 120 में से 6 माइनस कर दिया 114, मल्टीप्लाई बाय आपका रेट 1.25 0.80 और 0.70, बस आपको मल्टीप्लाई करके बताना कितना कितना अमाउंट आएगा, यानी 494 पॉइंट हमने मल्टीप्लाई किया 1.25 से, तो आपका आएगा 617.50 और इधर आपके पास आ जाएगा 26 इंटू 1.25 इक्वल टू 32.50। अभी मैं इन दोनों का सम करता हूँ, इन दोनों का सम करता हूँ तो मेरे पास आता है 650, तो 650 का ब्रेकअप क्या हुआ 617.50 और 32.50। अच्छा ऐसे यहाँ पे करके देखो 152 इंटू 0.8 121.60 और यहाँ आएगा 6.40, यानी 114 इंटू 0.7 79.80 4.20। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं जो बेचैनी आपके दिमाग में चल रही है कि 3a 3b क्यों किया, उसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा गैंग वेरिएंस। किसको गैंग वेरिएंस नोट कर लिया था सबने, नहीं किया तो कर लो। तो 3a 3b की कैलकुलेशन आपको क्यों करनी है, जब क्वेश्चन में एब्नॉर्मल आइडियल टाइम हो, तो ऐसे केस में एक्चुअल आवर्स बराबर होगा किसके एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स प्लस एब्नॉर्मल आइडियल टाइम। तो उस केस में आप एपीएच को मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट से तो 3a बन जाएगा उसका नाम, और आइडियल टाइम को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा 3b। इसका नाम 3 क्यों रखा हमने, क्योंकि किसका ब्रेकअप है, ठीक है। देखिए भाई हम निकालते हैं लेबर गैंग वेरिएंस, कौन सा वेरिएंस निकालते हैं लेबर गैंग वेरिएंस। गैंग वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला अभी तक आप क्या लिखा करते थे कुछ याद हो तो, गैंग वेरिएंस लिखने का फॉर्मूला अभी तक आप क्या लिखते थे
फाइव माइनस 3 लिख रहे, 5 माइनस 3 लिख रहे। 5 का मतलब आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल इनपुट माइनस एक्चुअल एसेट स्टैंडर्ड। ये फॉर्मूला लिखा करते थे, आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है क्या ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन के सही है या गलत है। पहले तो ये समझ लेते हैं, यदि ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन के सही है फिर तो 3a 3b की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको लगता है फॉर्मूला गलत है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, तो फिर आपको रिक्वायरमेंट होगी 3 और किसकी 3b की। तो पहला पॉइंट है कि 3a और 3b जो हमने कैलकुलेट किया है उसकी रिक्वायरमेंट कब होगी वो समझना है। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल इनपुट जब हम निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या था, कुछ याद है? क्या लिखते हैं फॉर्मूले को? हम लिखते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल इनपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, और यहां लिखते हैं एक्चुअल इनटू, ये काम करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल इनपुट की जगह लिख सकते हैं एक्चुअल प्रोडक्टिव कॉस्ट लिख सकते हैं, और एक्चुअल इनपुट का दूसरा नाम क्या लिखा था अभी? एक्चुअल इनपुट मतलब एक्चुअल प्रोडक्टिव कॉस्ट, वो टाइम जिसमें वर्कर ने प्रोडक्शन किया। अच्छा मैन वुमेन वाइज 3 कैटेगरी है। इनका टाइम तो मैंने कहा था समझाने के लिए मुझे अलग से दिखाना पड़ रहा है, वैसे मुझे क्वेश्चन में जरूरत नहीं थी ब्रेकअप की। मैं क्या करता 400 डिवाइड बाय 800 इनटू 760 डिवाइड बाय मतलब मल्टीप्लाई डायरेक्ट से करता 1.25 से। तो मैंने इसका ब्रेकअप क्यों दिखाया क्योंकि मुझे गैंग वैरियंस ये साबित करने की क्वेश्चन में करते हैं। देखो भाई यहां पे कितना टाइम निकाला था आपने? 380 घंटे निकाला था, 190 और कितना मिलाकर कितना आ गया 700। अब ये बच्चे लिखे जाके लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। एक्चुअल लॉस वर्किंग नोट नंबर 3 पे आ रहा है, वर्किंग नोट नंबर 3 में एक्चुअल लॉस कितने 520 और 160 और 120, इनका टोटल कितना है 800 घंटे। गैंग वैरियंस जो निकालते हैं तो गैंग वैरियंस में हमें क्या चीज चाहिए, क्या चीज ढूंढते हैं? इनपुट का डिफरेंस या रेशो का डिफरेंस? गैंग वैरियंस में हम किसका डिफरेंस ढूंढते हैं? डिफरेंस इन रेशो या डिफरेंस इन इनपुट, इसका डिफरेंस ढूंढते हैं। गैंग वैरियंस इसका डिफरेंस बताता है, जल्दी बताओ। रेशो का डिफरेंस बताता है, तो यहाँ रेशो कितनी है, यहाँ रेशो कितनी है आपकी 2:1 और यहाँ की रेशो है 13:4:3। रेशो का डिफरेंस है वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ तो इनपुट का भी डिफरेंस आ रहा है। एक जगह इनपुट है 760 घंटे और एक जगह इनपुट कितना है 800 घंटे, तो गैंग वैरियंस तो केवल एक ही चीज का डिफरेंस बता देना कि आपकी एफिशिएंसी में रेशो का डिफरेंस आने की वजह से कितना फर्क पड़ा। तो लेबर गैंग वैरियंस का बताता है आपको कि आपकी जो एफिशिएंसी है उसमें फर्क खाली रेशो के बदलने की वजह से कितना पड़ा, और यहाँ तो रेशो के साथ साथ इसका भी फर्क दिखाई दे रहा है इनपुट का, और इनपुट का डिफरेंस यहाँ दिखाई दे रहा है मुझे, यहाँ तो दिखाई दे रहा है, वो तो कितने आवर्स का है तो 48 क्या था आइडियल टाइम। इसका मतलब इन 800 घंटे में आइडियल टाइम जुड़ा हुआ है, इन 800 घंटे में आइडियल टाइम जुड़ा हुआ है, तो आइडियल टाइम करना पड़ेगा आपको, माइनस करना पड़ेगा। माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे एरिया माइनस करेंगे तो 40 घंटे में 26 घंटे आइडियल टाइम कितने थे, पहले बात करके थे। दूसरे बात करके कितने थे 8 घंटे और तीसरे कितने थे 6 घंटे थे। इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन में 520 160 की जगह कितना टाइम आना चाहिए था, 520 में से 26 घंटे माइनस करके कितना टाइम आना चाहिए था 490, वो आसानी चाहिए थे 150, वो आसानी चाहिए था 11, ये टाइम आना चाहिए था क्वेश्चन में, और इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए था किससे, मतलब 380 में से 494 घंटे माइनस करो ना, आपको ये टाइम माइनस नहीं करना, ये टाइम माइनस करना। अब 380 में से 494 माइनस करेंगे और इनटू 1.25 करेंगे तब जाके आपका गैंग वैरियंस सही आएगा। तो यदि मैं अभी पुराना वाला फॉर्मूला यूज करता 5 - 3 तो तब तक तो ठीक था, जब तक क्वेश्चन में आइडियल टाइम नहीं था, क्योंकि वहां पर एक्चुअल और एक्चुअल प्रोडक्टिव क्या थे सेम थे, इसलिए कोई फर्क पड़ नहीं रहा था। और यहाँ पे फर्क पड़ रहा है कि यहाँ पर एक्चुअल प्रोडक्टिव और एक्चुअल बराबर नहीं है, क्योंकि बीच में 40 घंटे कौन सा आ गया आइडियल टाइम आ गया। अब कंपैरिजन करने के लिए मुझे इनपुट को सेम रखना पड़ेगा ना, इनपुट को सेम रखना है और आउटपुट को डिफरेंट रखना है, तभी तो गैंग वैरियंस आएगा। तो लेबर गैंग वैरियंस क्या बताता है, वर्कर की एफिशिएंसी पे कितना फर्क पड़ा रेशो के बदलने की वजह से, ना कि इनपुट का फर्क, क्योंकि इनपुट का फर्क तो कहां पे यील्ड वैरियंस में, कहां पे यील्ड वैरियंस में, तो यील्ड वैरियंस अलग है, रेशो का डिफरेंस अलग है। तो मुझे यहाँ पे 800 घंटे को क्या बनाना पड़ेगा, 800 घंटे को क्या बनाना पड़ेगा 760 घंटे बनाना पड़ेगा ताकि मेरा इनपुट बराबर हो जाए। तो ऐसे केस में आप 520 160 120 घंटे माइनस करेंगे या फिर 494 152 140 माइनस करेंगे, 494 152 और 140। इसका नाम क्या है, इसका नाम तो एक ही है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है आपका, फॉर्मूला को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 380 को क्या नाम देंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्टिव कॉस्ट, और 494 को क्या नाम दोगे एक्चुअल प्रोडक्टिव कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। तो फॉर्मूला तो ये बनना चाहिए ना, और फॉर्मूले को मैं ब्रेक करता हूं तो ये बन जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल इनपुट माइनस एपीएच एक्ट। तो फॉर्मूला तो ये होना चाहिए ना, मतलब आपका लेबर गैंग वैरियंस का फॉर्मूला, लेबर गैंग वैरियंस का फॉर्मूला तो ये होना चाहिए था, लेबर गैंग वैरियंस का ये फॉर्मूला होना चाहिए आपका। और हमें फॉर्मूला क्या दिखाई दे रहा है, हमें फॉर्मूला दिखाई दे रहा है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल इनपुट माइनस एक्चुअल एसेट स्टैंडर्ड रेट। इस पर कौन सा फॉर्मूला सही है, ऊपर वाला जो लिखा था पहले वो या नीचे जो निकाला वो, नीचे वाला, ऊपर वाला गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर रेशो अनइक्वल है, रेशो अनइक्वल के साथ साथ आपका इनपुट भी क्या हो गया, जबकि गैंग वैरियंस में क्या होना चाहिए, रेशो का डिफरेंस होना चाहिए, बाकी सारी चीजें क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, बाकी का इनपुट होना चाहिए सेम। तो इनपुट को सेम बनाने के लिए मुझे ए एच को काटकर क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा एपीएच लिखना पड़ेगा। अब एपीएच तो मुझे क्वेश्चन में दिखाई दे नहीं रहा, तो फिर मुझे मजबूरन एपीएच के नाम की एक नई कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ी। अब इसका नंबर क्या लिखा 3, तो 3 का मतलब लाइफ में आपकी जब क्वेश्चन लेबर वैरियंस का और क्वेश्चन में एब्नॉर्मल आइडियल टाइम दे रखा हो, तो उस केस में गैंग वैरियंस निकालते हैं जो 5 - 3a मतलब 3 लिखते रहे। अब उसका नया नाम क्या हो गया 5 - 3a, बस समझ में आ गई। अब किसी को लिखना है तो लिख लो, सारी चीजें समझो फिर उसका नोट करो, तो पेज भरने में भी अच्छा लगता है, अदरवाइज क्या होगा कबाड़ी इकट्ठा करते जाओ, कोई फायदा नहीं है। नया रिश्ता 700 रुपये का खरीदोगे, रवा रिश्ता कबाड़ी वाले से खरीद लो, 5 रुपये किलो 10 रुपये 20 रुपये किलो मिलता है, कई सारे रिश्ता आ जाएंगे, पेरेंट पे पूछेंगे बच्चा कितना सारी रिश्ता देने बाकी है, ठीक है ना, वहाँ पे पकड़े जाओगे और पेरेंट्स को अपने बच्चे की एफिशिएंसी पता है, अगर साल भर में 2 रिश्ता बांटते हैं, एक ही दिन में 50 कैसे बांटी इसने, पकड़े जाओगे तो रिश्ता कबाड़ी वाले से खरीदते रहना, आधे खाली आधे भरे होने चाहिए। एग्जाम्पल को थोड़ा समझो, कोई भी काम करते हैं परफेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज पकड़े जाएंगे। तो यहाँ पर 3 की जगह 3a नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर गैंग वैरियंस में इनपुट का डिफरेंस भी आ गया, और यदि इनपुट का डिफरेंस आ गया वो तो गलत है, तो मुझे उसमें से क्या करना पड़ेगा आइडियल टाइम वाला इफेक्ट हटाना पड़ेगा। ठीक है सबने, चलो नहीं कई बच्चे कहते थे हाँ जी हमने रिक्वेस्ट उसने समझाने से लिखा था, चेक कर रहा था मैं तो बच्चों को
लेकिन जो क्वेश्चन मैं क्लास में करा रहा हूँ उनको तो कम से कम 2-3 बार कर लीजिए आप लोग, कम से कम 3 बोलता हूँ तो 2 बार तो करोगे, एक ही बोलूंगा तो करोगे नहीं, इसलिए 2-3 बार बोलना पड़ता है। तो गैंग वेरिएंस में आइडियल टाइम आने की वजह से हमारा फॉर्मूला 5 - 3 की जगह क्या बन जाता है, 5 - 3 है, क्योंकि अब हमें यहाँ पर एक्चुअल आज की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्चुअल प्रोडक्टिव आज की रिक्वायरमेंट है, ताकि हमारा इनपुट का डिफरेंस जो डिफरेंट आ रहा था वो लाए, हमें सिर्फ रेशियो का डिफरेंस चाहिए, इनपुट का डिफरेंस यील्ड वेरिएंस में दिखाएंगे ना कि गैंग वेरिएंस। जो वेरिएंस जिस पर्पस के लिए बनाया गया उसमें केवल वही इफेक्ट दिखना चाहिए ना, और जो एफिशिएंसी वेरिएंस होगा उसमें इनपुट का डिफरेंस भी आएगा और किसका डिफरेंस आएगा, रेशियो का डिफरेंस भी आएगा, और आइडियल टाइम का जो बंदा खाली बैठा उसका इफेक्ट भी आएगा। तो मुझे 520 आवर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना 160 की रिक्वायरमेंट है, ना 120 की रिक्वायरमेंट, मुझे तो क्या चाहिए 494, 152 और 140। ऐसा करने के लिए मुझे एक्चुअल आवर्स की जगह क्या लिखना पड़ेगा, एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स। तो मेरा जो कंपैरिजन है वो किन दो के बीच में, आप 380 और 494 के बीच में, 190 और 152 के बीच में, 190 और 114 के बीच में। अच्छा ये बताओ एग्जाम में तुमने ऐसा करना कभी, तो फिर लिखेंगे, ठीक है समझ लीजिए। चलो देखते हैं 3-4 नंबर से पूछूंगा आपसे, कोई जो चीज आपने करनी ही नहीं है कभी लाइफ में उसे लिख के फायदा भी क्या, और घर जाके से दोबारा देखोगे तो वैसे कंफ्यूज हो जाओगे, ओवर राइटिंग इतनी सारी हो जाएगी। बस आपको ये समझना है यदि मैं एक्चुअल लिखता हूँ तो रेशियो का डिफरेंस भी आ जाएगा और इनपुट का डिफरेंस आ जाएगा, और यदि मैं एपीएस लिखूंगा तो ये अनइक्वल से क्या हो जाएगा, फिर इक्वल हो जाएगा। तब मेरा गैंग वेरिएंस जिस पर्पस के लिए बनाया गया था लेबर का वो सही आंसर आपको देख, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमें अपने आंसर निकालने, पहला आंसर कौन सा भाई, हाँ लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला 4 - 2, ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं एग्जाम में, और मैं मना करता हूँ ताकि लोगों को सिर्फ फॉर्मूले याद करने के लिए इस पर डिपेंडेंट ना होना पड़े, कोशिश करें ओरिजिनल फॉर्मूला याद हो सके। स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल आउटपुट माइनस हाँ जी मैन वुमेन बॉयज। आपके पास सेकंड लेबर रेट वेरिएंस, तो लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला आपके पास है एक्चुअल आवर्स एट स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तीसरा आपके पास है लेबर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी वेरिएंस 4 - 3 स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स एट स्टैंडर्ड रेट मैन वुमेन बॉयज। देखिए जहाँ कोई चेंज नहीं है, पहले तो आंसर निकालो ना, तो सबसे पहले 3 आंसर निकालते हैं, बाकी लोग हमने सारे बना लिए थे, कितना कितना अमाउंट को याद है, 480, 154, 134, आप चाहो तो यहाँ पे 153.6 लिख सकते हो, राउंड ऑफ नहीं करना चाहो तो मतलब राउंड ऑफ, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट कितनी है 224, 624 है, 624 हाँ जी 624, 136, 78 माइनस करके देखो तो कितना है 144 एडवर्स, 18 51, 57 या 56, 70 एडवर्स, हाँ जी 650, 128, 84। एक्चुअल कॉस्ट आपके सामने ऊपर लिखा हुआ, वहां से देख के लिखना है, बोलो जल्दी जल्दी कितना लिखूं, 26 फेवरेबल, 8 एडवर्स, 6 रुपये फेवरेबल, 24 फेवरेबल, यहाँ पे क्या लिखना है 480, 154, 134, 650, 128, 84 माइनस करके 170 एडवर्स, 26 फेवरेबल, 56 50 अभी 50 आपका फेवरेबल है ना, अब 2 फेवरेबल हो गए तो 94 आपके पास क्या जाएगा, क्या भी कर लिया तो क्या इन दोनों का सम आपके इस आंसर के बराबर है, उसका सही है। अब एफिशिएंसी वेरिएंस तक तो कोई दिक्कत ही नहीं, दिक्कत कहां से स्टार्ट होगी गैंग वेरिएंस से, तो गैंग वेरिएंस में आपको 5 - 3 की जगह क्या लिखना पड़ेगा 5 - 3a लिख लिया था सबने, बोलो रिपीट करना है, बहुत ही आसान है, उसमें कोई खास मुश्किल नहीं। तो गैंग वेरिएंस की वजह से मुझे आइडियल टाइम की कैलकुलेशन अलग दिखानी पड़ी, क्योंकि अगर नहीं करता तो मेरा गैंग वेरिएंस गलत आंसर आपको बताएगा। पॉइंट नंबर 4 लेबर गैंग वेरिएंस, फॉर्मूला था 5 - 3 और आइडियल टाइम जाने के बाद इसका नाम बन गया 5 - 3। क्या लिखेंगे इसमें, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल इनपुट का मतलब क्या है यहाँ पे, एक्चुअल प्रोडक्टिव माइनस एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स एट, यहीं से पता लग गया कि मुझे कौन सा टाइम यूज करना है यहाँ पर, एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स।
हाँ जी, मैन वुमेन बॉयज। अच्छा, इसके बाद अपना आंसर क्या था? लेबर यील्ड वैल्यू। पॉइंट नंबर 5, लेबर यील्ड वेरिएंस 4 माइनस 5, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल इनपुट। तो आपके पास आ जाएगा मैन वुमेन बॉयज। अब वैल्यू पुट करते हैं भाई, वैल्यू कितनी कितनी है? 475, 152, 133, 133। और यहाँ पे ध्यान रखना, हमने वैल्यू 3 की नहीं लिखनी, 3A की लिखनी है। 3A ब्रैकेट में ध्यान रखना, 3A। अब 3A की वैल्यू कितनी थी? 617.5 0 8 0 माइनस करके कितना कितना लिखना है? 142.50 एडवर्स 30.4 फेवरेबल 53.20 फेवरेबल। अच्छा, दो फेवरेबल है, एक एडवर्स है, तो पहले दोनों को प्लस करेंगे। 83.6 आ जाएगा, 83.6 को इसमें से माइनस करो, 58.90 एडवर्स। यानी 4 माइनस 5, 4 की वैल्यू कितनी थी? 4 480 160 154 134, यानी 475 152 133। 5 फेवरेबल, ये मैं खुद ही लिख देता हूँ, छोटे छोटे। यानी 2 रुपये फेवरेबल, 1 रुपये फेवरेबल, तो आपके पास आ जाएगा 8 रुपये फेवरेबल। अब क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होता, यहाँ से मेन पॉइंट शुरू होता है। मैंने कहा था भाई, गैंग वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस का जो समय वो तो बराबर होता था किसके? जरा इनका टोटल करके देखा भाई, इन दोनों का टोटल तो आना चाहिए था किसके? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का आना चाहिए था। आपको याद होगा हमारे दो वेरिएशन होते थे, पहला लेबर कॉस्ट वेरिएंस किसके बराबर होता था? लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी। तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस बराबर होते थे किसके? लेबर गैंग वेरिएंस और प्लस लेबर यील्ड वेरिएंस। चेक करो इन दोनों का टोटल आ कितना है भाई? ये तो 50 रुपये 90 यानी 50.90 एडवर्स। अब ध्यान दीजिए, क्या मेरा इतना आंसर आ रहा है? क्या मेरा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इतना है? नहीं आ रहा, यानी 50.90 एडवर्स आपके पास में लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ तो यहाँ पे देखो 94 एडवर्स आ रहा है, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो यदि किसी क्वेश्चन में आइडियल टाइम आ जाता है तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में एक नया वेरिएंस आपका ऐड हो जाएगा, आइडियल टाइम वेरिएंस। आइडियल टाइम वेरिएंस का मतलब क्या? वो 40 घंटे जिसमें काम नहीं हुआ था, उससे बढ़कर के परफॉर्मेंस एफिशिएंसी क्या हुई, कर लेना। आइडियल टाइम वेरिएंस हमेशा फायदा होगा नुकसान होगा? नुकसान होगा। अरे खाली बैठे हुए वर्कर के भी पैसे भरने पड़ रहे हैं और कस्टमर से ले नहीं पा रहे, नुकसान है। तो आइडियल टाइम वेरिएंस हमेशा क्या होगा? एडवर्स होगा। और पॉइंट ये बराबर होगा किसके? आपने अभी यहाँ पे 3 की दो कैलकुलेशन की थी, 3A और 3B। तो 3A तो यूज हो चुका, क्या रहेगा? 3B। तो 3B का मतलब क्या? 3B का मतलब है कि आइडियल टाइम का कितना नुकसान हुआ आपको? 26 घंटे का 32 रुपये 50 पैसे, 8 घंटे का 6 रुपये 40 पैसे और 6 घंटे का 4 रुपये 20 पैसे मिलाकर आपका टोटल नुकसान कितना हुआ? 43.10। अच्छा, मैंने से एक लिखा एडवर्स है ना। आइडियल टाइम का विषय क्या होता है? आइडियल टाइम का वो टाइम जिसमें काम नहीं हुआ, पैसे भरने पड़े। अब काम ना हो, पैसे भरने पड़े, वो पैसे कस्टमर से रिकवर नहीं होंगे, क्योंकि कस्टमर तो पैसे किसके देते हैं? आउटपुट के। और आउटपुट बन नहीं रहा, टाइम वेस्ट हो रहा है हमारे का। पैसे टाइम का पैसा मैन्युफैक्चर को अपनी पॉकेट से अपने पीनल से राइट ऑफ करना पड़ता है, मतलब लॉस होता है। तो लॉस हमेशा नीचे लिखा होता है, एडवर्स होता है। पहले दिन बोला था ना, लॉस होता है एडवर्स, प्रॉफिट मतलब फेवरेबल। तो 43.10 आपके लिए एडवर्स है। अब आप चेक कर लो अपना आंसर, अब अपना आंसर चेक करते हैं। यानी 50.90 यहाँ पे आपके पास गैंग वेरिएंस था 58.90, 58.90 एडवर्स, उसमें 8 फेवरेबल था, तो इन दोनों का सम तो आ रहा था 50.90। फिर इसमें आइडियल टाइम वेरिएंस 43.10 अपनी तरफ से बदला हो गया एडवर्स। तो अब आप देखो इन दोनों का सम तो पहले कितना रहा था? 50.90 एडवर्स है और 43.10 भी एडवर्स है। दोनों एडवर्स को प्लस कर दो तो आपके पास कितना आएगा? 90 पूरा जाएगा। और आपका एफिशिएंसी वेरिएंस भी कितना था? 94 था। तो मतलब आपका लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस पहले बराबर हुआ करता था किसके? गैंग प्लस यील्ड के। कब? जब क्वेश्चन आइडियल टाइम नहीं होता था। लेकिन यदि क्वेश्चन में एब्नॉर्मल आइडियल टाइम आ जाए तो एफिशिएंसी वेरिएंस में आपके दो चेंजेस आएंगे। एक तो गैंग वेरिएंस निकालते टाइम 5 माइनस 3 की जगह 3A हो जाएगा, और दूसरा वेरिफिकेशन के टाइम पे एफिशिएंसी वेरिएंस किसके बराबर होगा? गैंग वेरिएंस प्लस यील्ड वेरिएंस प्लस आइडियल टाइम वेरिएंस। तो एक तरीके से यहाँ पर कितने आंसर हो गए? 6 आंसर हो गए, 6 आंसर हो गए ना। अब आपको वैसे लिखे तो 5 है, बोल रहे हो 6, 12 तो नहीं हो गए? नहीं, पागल पंगा भी लिख के दिखा रहा हूं मैं आपको पॉइंट नंबर 6 में, ठीक है ना। जो मैंने वहां पे 3B डायरेक्टली 43.10 एडवर्स लिख दिया था, उसे यहाँ पे लिख के दिखाएंगे आइडियल टाइम वेरिएंस इक्वल टू आइडियल टाइम इनटू, ठीक है ना। और अपने यहाँ पे लिख देना हमेशा क्या होता है? नाइस को किसी से प्लस करना, नाइस को किसी से माइनस करना। तो मैन वुमेन बॉय कैलकुलेशन वहां से लिख देते कितने कितने सीधी सीधी 32.5 का, दूसरा 6.40 4.20। एक तरीके से कह सकते हैं आइडियल टाइम वेरिएंस बराबर होता है किसके? कैलकुलेशन 3B के। तो आइडियल टाइम वेरिएंस आने के बाद, मतलब आइडियल टाइम क्वेश्चन आने के बाद आपके यहाँ पे दो चेंजेस आएंगे। पहला तो गैंग वेरिएंस का फॉर्मूला बदलेगा और दूसरा आपके 5 आंसर की जगह कितने आंसर हो जाएंगे? 6 आंसर हो जाएंगे। कितना सब लिख दिया? अब सारे आंसर लिखे सबने? तो ध्यान कर देना, जब हम लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालते हैं, मतलब लेबर वेरिएंस निकालते हैं, पहले हेडिंग लिख दो आप लेबर वेरिएंस का। तो लेबर वेरिएंस निकालते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले क्वेश्चन में क्या चेक करना है? आइडियल टाइम है या नहीं? नो एब्नॉर्मल आइडियल टाइम, ठीक है। दूसरा विद एब्नॉर्मल आइडियल टाइम। यदि एब्नॉर्मल आइडियल टाइम क्वेश्चन में नहीं है तो ऐसे केस में पहला वेरिएंस आपका लेबर कॉस्ट वेरिएंस
दूसरा प्लस लेबर रेट वेरिएंस, तीसरा प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर गैंग वेरिएंस और लेबर यील्ड वेरिएंस। यदि क्वेश्चन में एब्नॉर्मल आइटम है तो फिर उस केस में आपके आंसर 5 से कितने हो देंगे? 6 हो देंगे। पहला आपका है लेबर कॉस्ट वेरिएंस, दूसरा लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर गैंग वेरिएंस, लेबर यील्ड वेरिएंस और आइडियल टाइम वेरिएंस। और यहाँ आपके फॉर्मूले क्या थे वो भी लिख लेते हैं। यानी 4 - 2, 3 - 2, 4 - 3, 5 - 3 और 4 - 5। और यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? एक्चुअल आवर्स और एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए मुझे प्रतिरोध नंबर 3 का ब्रेकअप करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। और यहाँ पर आपके पास में एक्चुअल आवर्स बराबर होंगे एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स प्लस आइडियल टाइम। ऐसे केस में मेरा जो प्रतिरोध नंबर 3 बना था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, 3A और 3B में। तो 4 - 2, 3 - 2, 4 - 3, 5 - 3 की जगह क्या लिखना है? 3A, 4 - 5 और 3B। और ये आपके पास क्या रहेगा? एडवर्स। बाकी सारे आंसर आपको निकाल के देखना पड़ेगा, फेवरेबल बनेगा एडवर्स है। और आपका आइडियल टाइम वेरिएंस हमेशा ऑलवेज क्या होगा? एडवर्स ही होगा, क्योंकि बिना काम कराए वर्कर को पैसा देना लॉस है, लॉस का मतलब एडवर्स है। अब जैसा क्वेश्चन मैंने 18 आपको कराया सेम वैसे क्वेश्चन 19 है, जल्दी से मुझे करके दिखाइए। 19 क्वेश्चन नंबर 19 नंबर 19 क्वेश्चन नंबर। और ये 19 क्वेश्चन में जैसा मैंने कहा 18 क्वेश्चन है वैसे 19 है। इसका मतलब क्या है? इस क्वेश्चन में भी क्या है? एब्नॉर्मल आइडियल टाइम है। और जिन क्वेश्चन में एब्नॉर्मल आइडियल टाइम होता है उन क्वेश्चन के अंदर आपके यहाँ दो चेंजेस आएंगे। एक तो गैंग वेरिएंस 5 - 3 की जगह 3 हो जाएगा और एक नया पॉइंट आ जाएगा आपके पास में कौन सा? आइडियल टाइम वेरिएंस, जो बराबर होगा किसके? 3B के। समझ में आ गया सबको यहाँ तक? तो पिछली क्लास में मैंने ये पॉइंट इसलिए समझाया था क्योंकि समझ में टाइम चाहिए था। हो गया सबका? दोबारा समझाऊंगी आगे सबको समझने। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास में है 19। द स्टैंडर्ड लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड एक्चुअल लेबर एंगेज इन 40 आवर्स वीक फॉर अ जॉब आर एज अंडर। हाँ जी, स्टैंडर्ड में नंबर वर्कर है 65, 20 और कितना है? 15। और रेट पर आवर आपको देखा 45, 30 एंड कितना है? 15। क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना आपको? क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है? क्या मैं 65 को 45 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? हाँ या ना बोलना आपको? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 65 नंबर वर्कर है और जो 45 देखा वो वेजेस रेट पर आवर है, पर वर्कर नहीं है। पर वर्कर होता तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता था, बट पर आवर लिखा हुआ यहाँ पर। तो इसका मतलब मुझे पता लगाना पड़ेगा 65 वर्कर ने कितने घंटे काम किया होगा। तो सबसे पहले आपके पास है बजटेड कॉस्ट। आपको यहाँ पे लिखना है स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट। दूसरा आपके पास है एक्चुअल कॉस्ट, जिसका लिखते हैं एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट। और वर्कर आपके पास है स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और आपके पास है अनस्किल्ड। तो वर्कर का टाइम बताओगे कितना है? सबको मल्टीप्लाई कर दो किससे? 40 से। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी किया था हमने, वही काम यहाँ पे भी करना है। 65 को 40 से मल्टीप्लाई किया कितना देखो? 2600। 20 को 40 से मल्टीप्लाई किया 20 मल्टीप्लाई 40 800 आवर्स और कितना आएगा? 600। अच्छा रेट आपके पास में गिवन है 45, 30, 15। सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ये वर्किंग नंबर बना आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। आ जाते हैं ऊपर। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, इनका भी टाइम निकालना पड़ेगा। यहाँ पे भी नंबर वर्कर दे रखा है 50, 30, 20 और 50, 20, 30 को मल्टीप्लाई करो किससे? 40 से। 40 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? यानी 50 को मल्टीप्लाई किया 40 से, 2000, 30 को मल्टीप्लाई किया 40 से 1200 और 800। अपने पास क्या देगा? इनपुट, ठीक है। यानी स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है? टाइम कितना है? 4000। 4000 आवर्स में हम कितनी प्रोडक्शन करते हैं? 2000 यूनिट की। अब एक्चुअल आउटपुट है 1800 यूनिट, पर उसके जस्ट नीचे लिखा है एब्नॉर्मल आइडियल टाइम 2 आवर्स इन द वीक। यानी एक वीक में आइडियल टाइम कितना है? 2 घंटे। यदि एक वीक में 2 घंटे का आइडियल टाइम तो सभी वर्कर ने हर हफ्ते एक हफ्ते में कितने घंटे काम नहीं किया होगा? तो 11 टाइम कितना है? 4000। ठीक है, ये 4000 कौन सा टाइम है? दो टाइम वर्कर ने फैक्ट्री में रिपोर्ट किया। आप इसे वैसे नाम देना चाहे तो लिख सकते हैं एक्चुअल टाइम डिवोटेड बाय द वर्कर। शॉर्ट में लिख सकते हैं एक्चुअल टाइम टेकन। एक्चुअल टाइम टेकन, एक्चुअल टाइम टेकन का मतलब है वो टाइम जितनी देर के लिए वर्कर फैक्ट्री में आया। काम किया या नहीं किया वो बात की बात है, आया कितनी देर के लिए तो उससे मतलब है। अब उसमें से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा? एब्नॉर्मल। अब कितना एब्नॉर्मल का टाइम है? पहले वर्कर थे 50, 2 घंटे खराब हुए। दूसरे वर्कर थे 30, उनके भी 2 घंटे खराब हुए। तीसरे कैटेगरी के वर्कर 20 उनका भी 2 घंटे का समय खराब हुआ। यानी एपीएस का मतलब एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स या कह सकते हैं एक्चुअल इनपुट। इससे क्या बनेगा? आउटपुट बनेगा कितना? क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1800
यूनिट्स। 50 वर्कर का 2 घंटे के हिसाब से कितना समय बर्बाद हुआ था? 100 घंटे। इधर हुआ 60 और इधर कितना है? 40, मतलब कि 200 घंटे बर्बाद हो गए। तो वर्कर ने 1800 यूनिट तो बनाई है, तो 40,000 घंटों की बनाई, कितने बनाई है? 38 घंटे, 3800। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ किसी को, नहीं है तो फटाफट से नोट कीजिए। अब आपको क्या लगता है क्वेश्चन में एब्नॉर्मल टाइम का केस था या नहीं है? ऐसे में आपको वर्किंग बनाते टाइम क्या ध्यान रखना है? 3 की कैलकुलेशन के साथ साथ 3A और 3B भी दिखाना पड़ेगा। पहले केस में अमाउंट आ जाएगा एक्चुअल का 1 लाख रुपए, दूसरे केस में सेमी स्केल का 42,000 और कितना देगा? 8,000। हर क्वेश्चन में हमारी मेन कैलकुलेशन होती है वर्किंग नोट नंबर 1 बनाना और 2 बनाना। बाकी का काम तो करोगे या देख देख के? देखिए फटाफट से बाकी की कैलकुलेशन लिखते हैं। एक्चुअल लॉस, एक्सटेंडेड रेट, एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स, आइडियल टाइम, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल इनपुट। और यहाँ एक्चुअल इनपुट किसके बराबर है? एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स के। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। फॉर्मूले का हेडिंग लिखो, सब लिख देते हैं। ठीक है, एक्चुअल लॉस आपका 2000, 1200 कितना था? 800। आइडियल टाइम कितना? पहले वर्कर का 100 घंटे, दूसरे का कितना था? 60 और तीसरे का था 40। अच्छा 2000 में से 100 माइनस कर दिया, 2000 में से 100 माइनस कर देंगे तो एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स आ जाएगा 1900। 1200 में से 60 माइनस किया 1140 और 800 में से 40 माइनस कर दिया 760। रेट आपके पास है 45, 30, 50। और अमाउंट कितना लिखें? 8100 और 8100 होगा ना? चलिए 8550 बस। अब आपको आंसर निकालना है। ठीक है, जिनका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 21 करना है। 21 नंबर छोटा सा क्वेश्चन है, जिन लोगों ने 19 क्वेश्चन पूरा कर लिया 21 करना है। 21 नंबर तो जाके रिवीजन जरूर कर लेना आज की क्लास की।
कितने स्टूडेंट आंसर निकाल चुके हैं कॉस्ट वेरिएंस? कम बच्चों ने निकाला, 10-12 बच्चों के हाथ में। हाँ जी, फटाफट से आंसर निकालिए, आंसर चेक करवा दें आपको। कॉस्ट वेरिएंस, रेट वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस, पहले 3 वेरिएंस निकालो। उनके फॉर्मूले सिंपल है, 4 - 2 3 - 2 4 - 3। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल आवर्स एट स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स एट स्टैंडर्ड रेट। कॉस्ट वेरिएंस, रेट वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस, 3 वेरिएंस आपको निकालने लेवल के पहले। उन तीनों में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पिछली क्लास में निकले थे वैसे निकलेंगे। आज की क्लास में नया पॉइंट आपके सामने आएगा, आइडियल टाइम वेरिएंस, जिसमें आपको 2 जगह चेंजेस लाने। पहला गैंग वेरिएंस में 3 की जगह 3 आ जाएगा। दूसरा वर्किंग लोड में जहां पे कैलकुलेशन 3 करते हो वहां पे 3 ए और 3 बी दिखाना पड़ेगा। और वेरिफिकेशन के टाइम पर एफिशिएंसी वेरिएंस बराबर हो जाएगा किसके? गैंग वेरिएंस प्लस यील्ड वेरिएंस प्लस आइडियल टाइम वेरिएंस। हाँ, पहले 3 आंसर देखना, मैच करते नहीं करते? हाँ, पहले 3 आंसर आपका समय बताने के लिए घर से करके लाऊंगा। देखो हाँ, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। किसी बच्चे को फॉर्मूला याद करने में दिक्कत है, नंबर लिखना चाहे लिख सकता है। कोशिश ये है कि डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो तो बेटर है। हाँ जी, भाई साहब पूछा क्वेश्चन पूछा नहीं, हम क्यों नहीं करते प्रैक्टिस के लिए। एग्जाम में आपको केवल उतना ही आंसर देना जितना पूछा जाए। आपको एग्जाम में 3 ही आंसर देने, कॉस्ट, एफिशिएंसी और कौन सा आइडियल। बट अभी प्रैक्टिस के लिए क्या करें सर? कोई दिक्कत है? अब 3 आंसर आपको निकालने कौन कौन से? एक तो लेबर गैंग वेरिएंस, दूसरा आपके पास आ जाएगा यील्ड वेरिएंस और लास्ट आपके पास आ जाएगा आइडियल टाइम वेरिएंस। तो निकालना नहीं है वो किसके बराबर है? 3b के। वहीं से देख के आप डायरेक्टली लिख सकते हो। सबसे आगे क्या लगा दोगे? एडवर्स। सारे आंसर चेक कर लीजिए, मैच करेंगे आपके। ये बच्चे सर यहाँ से देखिए मैच हो गए। ऐसे कितने बच्चे जो ये जवाब देना चाहते हैं? देखिए जिन लोगों ने अपने आंसर खुद निकाले उनके आंसर मैच हो गए उनसे, ठीक है ना? उनको तो मैच होंगे जिन्होंने आंसर देख के लिखा। भाई कोई चीज देख के लिखोगे तो सेम आंसर आएगा ना। अब फटाफट से बाकी 3 आंसर कितने लोग निकाल चुके हैं? कितने स्टूडेंट कौन कौन सा आंसर निकालने थे? गैंग, यील्ड और आइडियल टाइम। अरे गैंग का फॉर्मूला याद रखना, 5 - 3 की जगह क्या लिखना? 5 - 3। और आइडियल टाइम वेरिएंस निकालना नहीं है, वो ऑलरेडी 3b के नाम से आप निकाल चुके हैं, बस वैल्यू वहां से कॉपी पेस्ट करनी है आपने। चलिए फटाफट से इंतजार खत्म करते हैं आपका। गैंग वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस और कौन सा गया? आइडियल टाइम वेरिएंस। देखिए 21 क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। सबका हो गया? ये सारे पॉइंट ऑलरेडी आपको लिखवा चुका हूं। अब लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया, ठीक है ना? यदि क्वेश्चन में एब्नॉर्मल आइडियल टाइम नहीं है तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस बराबर होगा किसके? रेट वेरिएंस प्लस एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी वेरिएंस दो ही पार्ट में डिवाइड होगा, गैंग और किसमें? यील्ड। तो पहले लिखा था मैंने, यदि कोई आइडियल टाइम ना हो तो कितने वेरिएंस होते हैं? 5। 5 ही तो लिखे हैं, 1 2 3 4 और कितने हो गए? 5 हो गए। थोड़ा नया तरीका लिख दो तो आपको लगता है उसने बता दिया मैंने, बड़ा कुछ नया नहीं लिखा, से मैंने क्या इस फॉर्म में। यदि क्वेश्चन में एब्नॉर्मल आइडियल टाइम है तो आपके कितने आंसर हो जाएंगे? 6 आंसर हो जाएंगे। एक आपके पास है कॉस्ट वेरिएंस, दूसरा आपके पास है रेट, तीसरा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी वेरिएंस जो दो पार्ट में डिवाइड होता है, अब दो की जगह किसमें हो गया? 3 हो गया। कोई दिक्कत इसमें? यदि नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको लिखा चुका हूं। आइडियल टाइम यदि होगा तो 6 वेरिएंस हो जाएंगे, लेबर में नहीं होगा तो 5 ही रहेंगे।
चलो सेम चीज को दोबारा लिखते कोई फायदा नहीं है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। जो डेटा क्लास में गिवन है उसमें क्या लिखा है, कैलकुलेट ईच ऑफ 3 वेजेस वेरिएंस फॉर द 2 डिपार्टमेंट। यानी 3 आपको लेबर वेरिएंस निकालना है, तो मेन 3 लेबर वेरिएंस कौन से होते हैं, कॉस्ट, रेट और एफिशिएंसी। तो पहला आ गया कॉस्ट वेरिएंस, दूसरा आएगा रेट वेरिएंस, तीसरा आपके पास क्या है, एफिशिएंसी वेरिएंस। और कितने डिपार्टमेंट के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना है, 2, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। अरे सबसे पहले हमारे पास में कौन सी कॉस्ट होती है, बजटेड कॉस्ट, दूसरा कौन सी है, एक्चुअल कॉस्ट, और तीसरा आपके पास क्या है, एक्चुअल कॉस्ट एट स्टैंडर्ड। बाकी बाकी बाद में बनाएंगे। सबसे पहले कोशिश करते हैं कौन से 2 बाकी नोट याद रखें, बजटेड कॉस्ट वाला, एक्चुअल कॉस्ट। यहाँ पे आपको लिखना है स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड रेट। इनके अलावा हमारे पास में स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। अच्छा बाकी नोट नंबर 5 की तो डिपार्टमेंट ही नहीं है, क्योंकि 3 आंसर मांगे, कॉस्ट, रेट और एफिशिएंसी। यदि गैंग वेरिएंस या आपसे यील्ड वेरिएंस मांगा होता तब तो मुझे बाकी नोट नंबर 5 की डिपार्टमेंट होती। यहाँ लिखना आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट। अच्छा डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, डिपार्टमेंट है ए और डिपार्टमेंट बी, 2 अलग अलग डिपार्टमेंट है। एक्चुअल वेजेस कितनी है डिपार्टमेंट ए का, डिपार्टमेंट ए का एक्चुअल वेजेस कितने हैं, 2000 रुपए, और डिपार्टमेंट बी का कितना है, 1800। फिर लिखा स्टैंडर्ड कॉस्ट प्रोड्यूस। स्टैंडर्ड कॉस्ट प्रोड्यूस का मतलब है आउटपुट को बनाने में कितना समय लगना चाहिए, 8000। तो आपके पास में ए डिपार्टमेंट और जो बी डिपार्टमेंट है उसका टाइम आपको देखा कितना, 8000 घंटे, और दूसरा कितना है, स्टैंडर्ड रेट बराबर आपके पास है 30 पैसे और आपके पास है 35 पैसे, 30 पैसे और 35 पैसे। एक्चुअल वर्क कितना है, एक्चुअल वर्क आपके पास है 8200 घंटे और कितना है, 5800। अब ध्यान रखना, यदि मुझे रेट निकालना है तो रेट निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा 2000 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 8200 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये काम हम पहले भी क्वेश्चन में कर चुके हैं। यानी 2000 को 2000 को डिवाइड कर दो 8200 से, तो आपके पास आएगा 0.243902, 0.243902। अच्छा 1800 को डिवाइड कर दो 5800 से, तो आपके पास आ जाएगा 0.310345। राउंड अप कर दो यहाँ पे, ए और बी लिख दिया, 8200 घंटे, 5800 घंटे। स्टैंडर्ड रेट आपके पास है 30 पैसे और कितना है, 35 पैसे। अच्छा 8200 को आपने मल्टीप्लाई किया 30 पैसे से तो कितना आएगा, 2460, और 5800 को मल्टीप्लाई किया आपने 35 पैसे से, तो आपके पास आ जाएगा 2030। अच्छा मुझे बाकी नोट नंबर की तो जरूरत ही नहीं पड़ी क्वेश्चन में, क्योंकि मुझे तो कितने आंसर निकालने, 3 आंसर निकालने। कॉस्ट वेरिएंस निकालने के लिए 4 - 2 चाहिए, रेट वेरिएंस निकालने के लिए 3 - 2 चाहिए, और एफिशिएंसी वेरिएंस निकालने के लिए 4 - 3 चाहिए। तो मुझे 3 चीजों की जरूरत थी, तीनों चीजें इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो बजट कॉस्ट लिखने की जरूरत ही नहीं है, और आपके पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। तो आपके पास में ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसको हटाओ, मैं दिमाग करते हैं, ठीक है ना। यानी 21 दिन बच्चों ने कर लिया हो, 23 23 नंबर एक्चुअल कॉस्ट मिल गया, एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड रेट आ गया, और स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल आउटपुट आ गया। यानी कितना है, 2400, और 6000 को मल्टीप्लाई करो 35 पैसे से, 6000 को मल्टीप्लाई किया 35 पैसे से कितना आएगा, 2100, 2100। अब अपना आंसर निकालो फटाफट। यानी पहला आंसर क्या है सॉल्यूशन में, फर्स्ट आंसर स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट मतलब लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो फर्स्ट आंसर लेबर कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी, 2 डिपार्टमेंट का आंसर निकालना मुझे, ठीक है ना। आंसर नंबर 2 लेबर रेट वेरिएंस एक्चुअल कॉस्ट एट स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी का आंसर चाहिए। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट एट स्टैंडर्ड रेट। ए वेरिएंस ए डिपार्टमेंट और बी डिपार्टमेंट का आंसर निकालना है। बताओ कितने कितने वैल्यू लिखनी है, देख देख के 2400, 2100, 2000, 1800, 2460, 2030। हमारे पास आंसर 400 रुपये फेवरेबल, कितना लिखूं, 300 फेवरेबल, 460 रुपये फेवरेबल, 230 रुपये फेवरेबल, 60 रुपये एडवर्स और 70 रुपये फेवरेबल। चेक कर लो, ए वाले आंसर ए से मैच करने चाहिए और बी वाले आंसर बी से मैच करेंगे। ठीक है ना भाई, 23rd क्वेश्चन 23 नंबर।
23rd क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन में लिखा है इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड की भी रखी है, साथ में किसकी रखी है, एक्चुअल की भी रखी है। स्टैंडर्ड एक्चुअल मटेरियल का भी रखा है और साथ में किसका रखा है, लेबर का। तो क्वेश्चन नंबर 23rd में क्या फायदा आपको, एक क्वेश्चन में दो वैरिएंस निकालने का मौका मिलता है मटेरियल के साथ साथ किसका, लेबर का। मतलब एक ही क्वेश्चन में दो आंसर निकालने पड़े तो वर्किंग नोट कितने बनेंगे, दो बनेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, पहला जो वर्किंग नोट है वो किसके लिए बनता है, मटेरियल के लिए। अभी मटेरियल वेरिएंसेस के लिए आंसर निकालना है। फर्स्ट जो वर्किंग नोट का नाम क्या है, सेकंड आपके पास है एक्चुअल कॉस्ट, थर्ड आपके पास है एक्चुअल क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल इनपुट। कैलकुलेट ऑल लिखा है, कुछ वेरिएंस लिखे हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग वेरिएंसेस। मतलब कॉस्ट पूछा है, प्राइस पूछा है, यूसेज पूछा है। मतलब मिक्स और यील्ड नहीं पूछा तो पांचवा वर्किंग नोट बनाने में समय बेकार नहीं करना, जब पूछेंगे तो बनाएंगे भी। अच्छा कितने मटेरियल है क्वेश्चन में, चार मटेरियल है, ए बी सी और डी। चारों मटेरियल में क्वांटिटी आपके पास है 3000 टन, 2400, 500 कितना है 100। आपके पास टोटल इनपुट कितना आ गया, टोटल इनपुट कितना देगा 6000 टन आ गया आपके पास में। इन 6000 टन से क्या बनाएंगे, आउटपुट बनाएंगे, कितना बनाएंगे उसकी कोई जानकारी क्वेश्चन ने नहीं दे रखी। कोई बात नहीं दे रखी तो बाद में देखेंगे कौन सी असम्पशन सुटेबल है। अच्छा रेट आपके पास है 1000 रुपये पर टन, 800 रुपये पर टन, 4000 रुपये पर टन और लास्ट केस में है 30,000 रुपये। बस आपको मल्टीप्लाई करके बताना कितना कितना आएगा। तो पहले केस में कितना लिखें, 3 के आगे 6 जीरो, फिर कितना लिखें 24 इंटू 8 कर दिया गया 192 और उसके आगे लिख दिया 4 जीरो। एक्चुअल क्वांटिटी आपके पास है 3400, 2300, 600 और 90। इन सबका सम कितना आएगा आपके पास में, यानी 3400 प्लस 2300 प्लस 690, 3400, 2300 और 690 मिला के आ जाएगा 6390 टन। क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए, आउटपुट। यहाँ भी आउटपुट नहीं दे रखा, जब लॉस की परसेंटेज और दोनों आउटपुट क्वेश्चन में याद रखो। या तो मैंने पिछली क्लास में आपको क्या बताया था, ना आपके पास में स्टैंडर्ड लॉस है ना एक्चुअल लॉस है, ना परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड लॉस है ना एक्चुअल लॉस की परसेंटेज है, ना आपके पास में स्टैंडर्ड आउटपुट है ना एक्चुअल आउटपुट है, कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे हमें असम्पशन का सहारा लेना पड़ता है। हम यहाँ पे assume क्या कर देंगे, assume इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट बराबर हो गया किसके, स्टैंडर्ड आउटपुट के, इक्वल टू क्या ले लो 1 यूनिट या 1 जॉब या 1 वर्क। हम यहाँ पे क्या लेंगे 1 जॉब। तो मान के चले 6000 टन से कितना काम पूरा होना था, 6000 टन से कितना काम पूरा होना था, एक जॉब पूरी होनी थी। और उसी एक जॉब को पूरा करने के लिए आपने मटेरियल 6000 टन की जगह कितना लगा दिया 6390। क्वेश्चन में रेट आपके पास में कितने 1100, 700, 3900, 31500 यानी 37,40,000। दूसरा कितना आएगा 2300 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 700 से 16,10,000, 600 को मल्टीप्लाई कर दिया 3900 से 23,40,000, 28,65,000, 35 35 चलिए 28,35,000। और दो चार बच्चे एक साथ बोल रहे थे ना, बस मिक्स हो जाती है बात फिर। यानी ए बी सी डी एक्चुअल क्वांटिटी 3400 है, 2300, 600 एंड 90। रेट आपको देना स्टैंडर्ड 1000, 800, 4000, 30,000, 34 लाख, 18 लाख 40,000, 24 लाख, 27 लाख, 27 लाख। कोई बात नहीं, वो तो कुछ भी लिख देखो ये सही। लास्ट आपके पास है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। बोलो कितना लिखना है 30 लाख, 19 लाख 20,000, 20 लाख 20 लाख और लास्ट आपके पास है 30 लाख। यानी फर्स्ट एंड फोर्थ के आंसर सेम है, मतलब वैल्यू सेम है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो आउटपुट है दोनों बराबर है। तो जब आपका स्टैंडर्ड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट बराबर होता है तो उसके में बजटेड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल आउटपुट का अमाउंट आएगा सेम। तो यहाँ पे पहले हमने जो वर्किंग नोट बनाया मटेरियल के लिए निकाले, अब इसलिए लेबर वैरिएंस के लिए वर्किंग नोट बनेगा। लिखिए सबने स्पीड बढ़ाओगे स्पीड, यदि मैं लिख रहा हूँ उतने टाइम में तो आप भी उतने टाइम में लिखोगे। इस क्वेश्चन में बस नया क्या था कि मटेरियल लेबर दोनों कैलकुलेशन एक साथ दिखानी है आपको एग्जाम में। मटेरियल के बाद अगला काम कौन सा है, लेबर। बजटेड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल आरसाई, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल आउटपुट।
अच्छा वर्कर यहाँ पे दो कैटेगरी के L1 वर्कर L2। देखो सबसे पहले वर्कर 60,000 एंटर कितना है 40,000। तो आपका इनपुट कितना देगा रेट आपका से 15 रुपये और कितना लिखे। अच्छा मैंने पिछली क्लास में बात बोली थी आपको याद हो तो इनपुट 1 2 3 4 आउटपुट सबके लिए क्या रहता है सेम ही रहेगा भाई। इनपुट में मटेरियल हो या इनपुट लेबर हो या इनपुट ओवरहेड सबसे काम तो क्या होना ठीक ही होना ना। तो यहाँ पे आप फिर से क्या लिखोगे 1 जॉब एक्चुअल टाइम आपका 56,000 आवर्स और 38,000। तो 56 और 38 को प्लस कर दो कितना आ जाएगा। अरे इनका टाइम 94,000 और यहाँ पे आउटपुट कितना लिखा जाएगा 1 जॉब। रेट आपके पास है 18 रुपये और 35 रुपये। 56,000 को 18 से मल्टीप्लाई किया हमने तो आपका सर 10,08,000 और 38,000 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 35 से तो हमारे पास आ जाएगा 13,30,000। अली को दिक्कत इसमें अब आंसर खुद निकालोगे या नीचे से देख के लिखना तो वहां से भी कर सकते हैं। 3 आंसर मटेरियल के निकालने 3 आंसर किसके निकालने लेबर के। आंसर आप निकालेंगे वो भी दिखा दो करके फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट के नाम से इतनी क्वेश्चन मिली तो मैंने बोला लास्ट है। तब देखो 40 क्वेश्चन बोलियो इनसे पहले मतलब बाकी जो बीच क्वेश्चन है वो ग्रुप बन नहीं है। तो बच्चा सीएमए इंटर ग्रुप बन कर रहा है उनके से मटेरियल वेरिएंस तो कौन सा वेरिएंस है लेबर वेरिएंस। तो 24 से लेके 39 तक ये क्वेश्चन ग्रुप बन वालों को नहीं करना आपको करना है। यहाँ पर बाकी जो बच्चे ग्रुप वाले या तो सीए इंटर करते हैं उनको सब कुछ करना है। 24 से लेके 39 तक 24 से 39 तक सीएमए ग्रुप बन वालों को नहीं करना बाकी सबको सपोर्ट करना है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है रिलेशन मटेरियल वेरिएंस है। तो मैं फटाफट से 40 क्वेश्चन पे आ गया ध्यान से देखिए। 40 क्वेश्चन नंबर अ ब्रास फाउंड्री मेकिंग कास्टिंग व्हिच आर ट्रांसफर्ड टू द मशीन शॉप ऑफ द कंपनी स्टैंडर्ड प्राइस यूसेज। बहुत बढ़िया पॉइंट है यहाँ पे मैं लाइन पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 मिल गया आपको चैप्टर का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 40 फर्स्ट पैराग्राफ लगभग 99% लोग बल्कि ज्यादा पढ़ते ही नहीं है। वो कहते इंग्लिश में लिखा है काम की बात नहीं है ठीक है ना। कई बार कहते हैं कि जो लिखा होता है वो काम की बात होती है। इसमें लिखा हुआ है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है यहाँ पे लिखा है बेसिंग स्टैंडर्ड इन रिगार्ड टू मटेरियल स्टॉक व्हिच आर केप्ट एट स्टैंडर्ड प्राइसेस आर एज फॉलोज। यहाँ पे जो स्टॉक है वो किस पे मेंटेन किया जाता है किस पे रखा जाता है स्टैंडर्ड प्राइस पे। आपको याद होगा मैंने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 कराया था जिसमें लिफो फिफो वेटेड एवरेज की बात आई थी। तो लिफो फिफो वेटेड एवरेज की बात आई थी क्योंकि वहां पर जब आप एक्चुअल कॉस्ट निकाले थे तो एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम के टाइम पे दो तरीके के प्राइस है एक्चुअल में। और यहाँ पे कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो आप अपना स्टॉक मेंटेन करते हैं चाहे वो ओपनिंग स्टॉक हो चाहे वो क्लोजिंग स्टॉक हो कौन से प्राइस पे मेंटेन करते हो स्टैंडर्ड प्राइस पे। अब इस बात से आपके क्वेश्चन पे क्या फर्क पड़ने वाला है वो समझना मुझे ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या लिखा हुआ है स्टॉक की वैल्यू किस पे कर दो स्टॉक इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड प्राइस। यदि पॉइंट क्वेश्चन में लिखा हुआ दिखाई दे तो समझ लो आपकी लाइन से 3 चीजें कम हो गई। कौन कौन सी लिफो फिफो वेटेड एवरेज जरूरत नहीं पड़ेगी। जो जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं उसके बाद आपको अपना भी समझ में आ जाएगा क्यों बोला मैंने। तो सबसे पहले 40 क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड मिक्सचर कितना है 70% कॉपर है 30% क्या जिंक। तो हमारे दो मटेरियल हो गए कॉपर और जिंक। सबसे पहला वर्किंग नोट कौन सा है बजटेड कॉस्ट के नाम से। सेकंड आपके पास आ गया एक्चुअल कॉस्ट और थर्ड आपके पास है एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड प्राइस। ये मेरी कैलकुलेशन है जो मुझे करके दिखानी है बजटेड कॉस्ट एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड प्राइस। अच्छा यहाँ पे मिक्सचर वेरिएंस भी पूछ लिया यील्ड वेरिएंस भी पूछ लिया मतलब कि हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं लास्ट वाला भी कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल इनपुट वाला। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट तो दिखाने वर्किंग नोट नंबर 4 में स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर इनपुट भी दिखाने।
कैसे कैसे निकालेंगे इनको? बजटेड कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या? स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल कॉस्ट निकालने के लिए एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम इनटू एक्चुअल रेट, ये एक्चुअल प्राइस कह दो। मटेरियल के केस में प्राइस यूज करते हैं, लेबर के केस में रेट। यानी एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल आउटपुट निकालने के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर सबसे ज्यादा टाइम तो यहाँ खराब होता है, कॉपर जिंक। मैंने बनाया आनी चाहिए सारी चीजें, ठीक है इतना भी सबके लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं बजट की, जो सबसे आसान होता है हमारे लिए। 70% और ये आपके पास है 30%। यानी कॉपर का प्राइस है 2400, जिंक कितने 650, 2400 और यहाँ पे आपके पास रेट कितने 650। मतलब क्वांटिटी नहीं रखी, क्वांटिटी नहीं रखी, लेकिन लॉस की परसेंटेज बता रखी है। लॉस की परसेंटेज आपको कितनी बता रखी है क्वेश्चन में? यानी लॉस की परसेंटेज आपको देखिए 5% ऑफ इनपुट। तो इससे क्या निकल जाता? आउटपुट। और दिमाग खराब हो गया, इनपुट दे रखा, आउटपुट दे रखा और इनपुट परसेंटेज में दे रखा। तो ऐसे केस में क्या करते हैं 100 और यहाँ पे टन दे रखा तो टन ले लेते हैं। तो 100 टन हमने अज्यूम कर लिया कि हमारा जो स्टैंडर्ड इनपुट है वो 100 टन है और 100 टन में 70 टन आपके पास है कॉपर और 30 टन आपके पास आ गया जिंक। 5% 5 टन हो गया लॉस, तो आपका आउटपुट कितना आएगा 95 टन आ जाएगा। इसके बाद तो आपको मल्टीप्लाई करना है 70 को 2400 से, कितना लिखो 1,68,000 और 1,95,000। ठीक है। अब क्वेश्चन में ध्यान दो, कमेंसिंग स्टॉक का मतलब ओपनिंग स्टॉक, फिनिश स्टॉक, परचेजेस, मेटल मेल्टेड आपका से 400 टन और आपने बनाया कितने 375। इस तरह आपका ये जो इनपुट होगा, ये जो इनपुट होगा, प्लीज ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। मेन खेल है वर्किंग नोट नंबर 1 और 2 बनाना। जिस बच्चे से 1 और 2 की कैलकुलेशन होगी समझ एग्जाम में वो 3 4 5 बना पाएगा, नहीं तो खाली जगह छोड़ के आएगा। ठीक है ना? क्या चीज गलत बताया उन्होंने? 30 को 650 से मल्टीप्लाई करते हैं 19,500 आएगा भैया, बोल चुप माफ। ठीक है ना? 1,95,000 है 19,500। इससे क्या पता लगा? एक कोई बच्चे ने खुद भी करके देखते हैं, बाकी कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। ठीक है ना? चलिए, यानी 1,95,000 की जगह एक्शन कर देना कितना 19,500। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन लिखा है मेटल मेल्टेड, मेटल आपके लिखे इनपुट है, मेटल आपके लिखे इनपुट है, कॉपर और जिंक आपके लिखे मेटल है, जिसको पिघलाकर आप प्रोडक्ट मतलब कास्टिंग बनाते हैं। कास्टिंग मतलब क्या? आपको याद होगा पुराने टाइप या वीडियो में क्या देखते हो, पुराना एल्युमिनियम या कॉपर को पिघला के क्या करते हैं मोतियों में कन्वर्ट कर देते हैं, या बच गया कोई भी तो एनिमल सोलन की शेप में कन्वर्ट कर देते हैं। दो क्यों जाते हो? तो सोने का लॉकेट पहनते हैं में, वो क्या कास्टिंग है? किससे बनाया जाता है? गोल्ड से। ठीक है नहीं, सिल्वर का चाहिए तो सिल्वर कर लो, जिसका ज्यादा पैसा गोल्ड का कर देते हैं, जिसका कम है सिल्वर का बना के गोल्ड पॉलिश करवा देते हैं। ठीक है ना? मैं अंदर इसको बता के सॉलिड नहीं है, हमें से कोई मतलब नहीं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कास्टिंग का मतलब क्या है, जो प्रोडक्ट हमने तैयार किया। ठीक है, तो कास्टिंग आपके लिए आउटपुट है और मेटल आपके लिए इनपुट है। हमने कितने टन इनपुट मेल्ट किया? 400 टन मेल्ट किया और मेल्ट करने के बाद आपका जो आउटपुट क्या हुआ है, तो उसका बीच में जो डिफरेंस आ रहा है 25 टन का, वो तो वेस्टेज होगी ना, तो यहाँ पर लॉस आ गया। इनपुट को मिलाकर हम क्या बनाते हैं? आउटपुट बनाते हैं। तो इनपुट से आउटपुट में 25 का डिफरेंस आ रहा है, 25 टन आपके लिए क्या हो गया? लॉस हो गया। अच्छा बाकी वर्किंग पूरे कर लें। 70 डिवाइड बाई 95। कितनी शादियों में आप गए जहाँ पे बारात आने का वेट करते हैं फिर खाना खाते हैं? नहीं करते ना? अरे खाना खाने पैसे दिए भैया, जब तक बात आएगी तब तक तो सारा खाना पीना लुटेगा होगा, बचेगा भी नहीं अपने लिए। तो बात की खास रिश्तेदार होते तो टेबल आपके सजा की होती, लेकिन हम तो दूर के रिश्तेदार है, हमारी तो टेबल पे जगह भी नहीं है। क्या करना चाहिए? वेट कर बात का। इसका मतलब इस एग्जांपल से क्या मतलब निकलता है? जो चीज जब मिल जाए उसे खा लो। तो यहाँ पे लिख लो, अरे कैलकुलेशन नंबर 2 में दिक्कत है ना, बाकी में थोड़ी रही। चलो जल्दी बताओ कितना अमाउंट लिखो। सही सही बोलना यार, बराबर मत कर देना। 70 मल्टीप्लाई बाई 375 मल्टीप्लाई बाई 2400 डिवाइड बाई 95 6 लाख। चलो मान लेते 158 आ गया आपके पास, कोई बात नहीं। 30 इंटू 375 इंटू 650 डिवाइडेड बाई 95 7697 को लिख देते हैं राउंड अप करके। ठीक है इतना, यानी 70 डिवाइड बाई 100 30 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 400 मल्टीप्लाई बाई 2400 और 650, तो 1,68,000 आपने पहले निकाला था, उसका 4 गुना कर देते हैं 6,72,000 और 19,500 का 4 गुना कर दिया 70। अरे आंसर मैंने 100 का निकाला ना, 400 का चेंज 4 गुना हो गया। स्टैंडर्ड प्राइस कितना भी 2400 और 650। बस वर्किंग नोट नंबर 2 में एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम आपको ढूंढना है, एक्चुअल प्राइस आपको ढूंढना है और देखते हैं कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे अपने स्टॉक की वैल्यू किस पे करते हैं? स्टैंडर्ड प्राइस में। ये क्वेश्चन का मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट है तो अलग से इसको मैं दिखाता हूँ आपको। स्टॉक इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड प्राइस। कौन से स्टॉक की बात कर रहा है? ओपनिंग स्टॉक की या क्लोजिंग स्टॉक की या दोनों की? तो आपका ओपनिंग प्लस क्लोजिंग दोनों की बात चल रही है। तो आप अपना ओपनिंग स्टॉक भी और क्लोजिंग स्टॉक दोनों के दोनों स्टॉक किस पे कैलकुलेट करते हो? इस पे निकाल दो स्टैंडर्ड प्राइस पे। और सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एक का नाम था कॉपर और दूसरे का नाम क्या? जिंक आपके पास है। ओपनिंग स्टॉक कितना भी, परचेजेस कितना है टोटल माइनस क्या क्लोजिंग स्टॉक, तो आपके पास आ जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम
पहले एक समझ लेते हैं फिर दूसरे की बात करते हैं। और सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आपके पास कितने टन है? ओपनिंग स्टॉक आपके पास में है 100 टन। और परचेज आपने कितना किया अभी? परचेज आपके पास है 300 टन। टोटल आपके पास कितना आएगा? 400 टन। और 400 टन में क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है 110 टन। तो इसमें आपने कंज्यूम कितना किया? 290 टन। तो जो एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम 290 टन चाहिए था वो मेरे को मिल गया। अच्छा ऐसे इसके लिए भी करते हैं। कितना कितना ओपनिंग स्टॉक आपके पास था 60 टन। परचेज कितना है? परचेज कितना है? करेक्शन करनी पड़ेगी, करेक्शन कर लीजिए इसमें। क्लोजिंग स्टॉक कितना आपके पास में? 50 टन। करेक्शन ये कर दो कि जहाँ पे परचेज में जिंक 60 की जगह 100 लिखो। 150 लिखा है, 100 लिख देना। परचेज में कॉपर तो 300 था, जो जिंक है वो 100 है। टाइपिंग कर रहे हैं 60 किसी के बुक पे लिखा तो उसको काट के कर देना 100। तो यहाँ पे आपके पास है 100। कितना देगा? 160 टन। 50 क्लोजिंग है, बचेगा कितना? 110। तो करेक्शन क्या करनी है आपने सबने? परचेज में कॉपर तो 300 टन था वो सही है, तो जिंक है वो 60 नहीं है, कितने? 100। तो करेक्शन करना है 60 टन को काट के कर देना 100 टन। अब आगे देखते हैं क्या होगा। पता कैसे लगेगा कैलकुलेशन अभी तक हमने जो किया वो सही है कि नहीं सही? तो 290 और 110 फटाफट से यहाँ से कॉपी करते हैं, पिछले पेज पे चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 290 टन और यहाँ लिखते हैं 110 टन। दोनों का सम कितना आना चाहिए? 400। मैच कर गया। कॉपर आपके पास है 290 टन और जिंक आपने एक्चुअल में कितना यूज किया? 110। करेक्शन क्वेश्चन में क्या करवाई थी मैंने आपसे? परचेज में जिंक 60 की जगह कितना था? 100। टाइपिंग करा थी 60 काट के हमें कितना लिखना है? 100। अब यहाँ पे लिखो 290 और यहाँ लिखो 110 मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 290 इंटू 2400 6,96,000। 650 को 110 से मल्टीप्लाई किया। जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था कि इस क्वेश्चन में लीफो फीफो वेटेड एवरेज का पता साफ हो गया। पता साफ होने का मतलब उसकी जगह खाली किसने? स्टॉक इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड प्राइस लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 40 कराने का पर्पस करते हैं ये समझाने के लिए कि यदि क्वेश्चन में स्टॉक की वैल्यू स्टैंडर्ड प्राइस पे करते हैं तो सबसे पहले ये पता लगाओ आपका स्टैंडर्ड प्राइस था कितना? क्वेश्चन में स्टैंडर्ड प्राइस था कितना? क्वेश्चन में स्टैंडर्ड प्राइस था कितना? तो आपका 2400 और जिंक कितना है? 650। तो आपको दोनों जगह का मतलब ओपनिंग स्टॉक में भी और क्लोजिंग स्टॉक में कौन सी प्राइस लिखनी है? स्टैंडर्ड प्राइस लिखनी है। ठीक है। तो स्टैंडर्ड प्राइस कितना था? 2400 और 650। जल्दी से बताओ आपने परचेज 300 टन कितने में करा था? 300 टन में कितने में खरीदा था? 7,32,500 में। और 100 टन आपने कितने में खरीदा था? 62,500 में। यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 2,40,000। 2,40,000 में ऐड कर दो 7,32,500 तो आपके पास आ जाएगा 9,72,500। और यहाँ पे 110 को मल्टीप्लाई किया 2400 से तो आपके पास आ जाएगा 2,64,000। 2,64,000 माइनस कर दो 9,72,500 में से कितना लिखो? 7,08,500। और यदि ये वैल्यू मेरे को मिल गई डायरेक्टली तो मुझे तो इस वैल्यू को ढूंढने के लिए तो लीफो फीफो वेटेड एवरेज करता था, वो जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट ना दे रखा होता या उसको निकालने के लिए वैल्यू एट स्टैंडर्ड प्राइस ना लिखा होता बड़े तो मुझे किसी जरूरत पड़ती लीफो फीफो वेटेड एवरेज की। पहला पॉइंट है इस क्वेश्चन में क्यों जरूरत नहीं पड़ रही? क्योंकि मुझे 290 टन का अमाउंट चाहिए और वो अमाउंट निकालने के लिए मुझे किसका अमाउंट चाहिए था? क्लोजिंग स्टॉक का। और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू किस पे निकालनी है? स्टैंडर्ड प्राइस पे। तो यदि मैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल पा रहा हूं तो बैलेंसिंग फिगर एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम का अमाउंट आ गया 7,08,500। मतलब 7,08,500 मुझे डायरेक्टली मिल गया एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम का अमाउंट। तो मुझे ना तो लीफो की जरूरत है ना फीफो ना वेटेड एवरेज। इसका मतलब यहां पर मुझे रेट तो नहीं पता लेकिन उसका अमाउंट पता है 7,08,500। 290 टन क्वांटिटी कंज्यूम करने की कॉस्ट है मेरी 7,08,500। क्योंकि मैन्युफैक्चर कहता है मुझे अपना स्टॉक कौन से प्राइस पर रखना है? स्टैंडर्ड प्राइस पे। मैंने कहा जिस प्राइस पे खरीदा उससे कोई लेना देना नहीं है, कहता है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो 7,32,500 को डिवाइड कर दिया 300 से तो आपके पास में जो एक्चुअल रेट था वो था 2,412,441.6667। एक्चुअल रेट को कंसीडर ही नहीं करना, एक्चुअल रेट को कंसीडर ही नहीं करना किसको निकालने के लिए? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू के लिए। जबकि हम लीफो फीफो वेटेड एवरेज में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू किस पे निकालते थे? एक्चुअल प्राइस पे। और यहाँ पे किस पे निकालने को बोला? स्टैंडर्ड प्राइस पे। तो जब स्टैंडर्ड प्राइस पे स्टॉक की वैल्यू निकल गई तो एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम निकालने के लिए अब आपको कुछ करना ही नहीं है। टोटल वैल्यू में से क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट माइनस कीजिए, आपके पास में वैल्यू आ जाएगा 7,08,500। तो किसका आंसर है? 290 टन का। तो 290 टन का कॉस्ट कस्टमर से कितना चार्ज करना है? 7,08,500। अच्छा यहाँ पे देखो कितना आएगा? 650 से मल्टीप्लाई करके बताना 50 इंटू 650 39,000 ऊपर बराबर 60 मल्टीप्लाई बाई 650 आपके पास आ जाएगा 39,000 और इसमें 62,500 आपने जोड़ दिया 1,01,500 और इसमें 32,500 आपने माइनस किया आपके पास आ जाएगा 60 और 69,000 आपके लिए बैलेंसिंग फिगर है किसका? 110 टन का। तो 110 टन आपके लिए एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम। तो 110 टन का एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम आप देखेंगे कितना? 69,000। रेट आपको निकालें तो एवरेज रेट आ जाएगा आपके पास में 7,08,500 को डिवाइड कर दो 290 से डिवाइड कर दो कितना आएगा? 2,443.10 लिख देते हैं 103 आता वैसे 69,000 डिवाइडेड बाई 110 तो आपका आ जाएगा 627.273 लिख देते हैं 273। लीफो फीफो वेटेड एवरेज की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? बता पाएगा मुझे क्वेश्चन में? क्योंकि मुझे एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम 290 टन का अमाउंट निकालने के लिए ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी नहीं पड़ी क्योंकि उसको निकालने के लिए मुझे क्या करना है? स्टैंडर्ड प्राइस का इस्तेमाल करना है।
और जब क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक दोनों स्टैंडर्ड प्राइस पे निकालें तो एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम 290 टन की वैल्यू आपको कैलकुलेट नहीं करनी बल्कि बैलेंसिंग फिगर के नाम से आपको मिल जाएगी। इसलिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है किसकी, नो नीड ऑफ फीफो लिखो एंड वेटेड एवरेज। अच्छा क्वेश्चन में स्टॉक इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड प्राइस ना लिखा होता, काट दिया होता, ना लिखा होता क्वेश्चन में, तो आपकी लाइफ में एंट्री हो जाती किसकी, फीफो लिखो वेटेड एवरेज। तो क्वेश्चन को भी हमारे एग्जाम में ध्यान से पढ़ना, कब यूज करना कब यूज नहीं करना। अब आंसर निकालो फटाफट से, कब तक खाली बैठे रहोगे। ये लिखा सबने, समझ में आ गया सबको कि हमने लीफो फीफो वेटेड एवरेज क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि आपके पास में क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट निकालने के लिए स्टैंडर्ड प्राइस अवेलेबल है। तो जब स्टॉक की वैल्यू निकालने के लिए प्राइस अवेलेबल है तो फिर फीफो लिफो वेटेड की जरूरत ही नहीं है। सारी कैलकुलेशन कर ली सबने। अब आपको सब क्या करना है, प्राइस वेरिएंस, मिक्सचर वेरिएंस और कौन सा वेरिएंस निकालना है, यील्ड वेरिएंस निकालना है। किस किसने निकाल लिया, चलो भी एक बार आंसर देख के लिख देता हूं। यहाँ पर आपसे पूछे मेटल प्राइस वेरिएंस, दूसरा मेटल कौन सा है, मिक्सचर वेरिएंस, और एक आपके पास है यील्ड वेरिएंस। एक आपके पास है कॉपर और दूसरा आपके पास है नहीं। प्राइस वेरिएंस बताना कितना था, 45,003 एडवर्स 7974 फेवरेबल। मैच कर रहे हैं, मुझे बच्चे मना कर रहे हैं, आंसर सही है, मैच कर रहे हैं, कितने लोगों का आंसर यही है, ये होगा तो मैच होगा, नहीं मैच कर रहा। अरे यार ऐसे ना करो, प्राइस वेरिएंस निकालना है, कौन सा वेरिएंस नहीं बोला मैंने, प्राइस वेरिएंस, प्राइस होता है 3 - 2 696 जो मैंने पहले कहा था सोच समझ के बताने। चलो जी अब शांत हो जाओ, बताओ मैम, आप बताओ। हाँ जी 12,500 एडवर्स, 2500 फेवरेबल, 10,000 एडवर्स। भूल चूक माफ के लिए पहले से क्या लिख लो, 3 - 2 करके दिखाना है। यहाँ पे आपको करना है 5 - 3 और यहाँ पे आपको करना है 4 - 5। भाई जरूरी नहीं है कि सारे आंसर निकाले, जो पूछे से वही बताएंगे ना करके। चलो भैया जल्दी बताओ, 24,000 रुपये एडवर्स, 6500 यानी 17,500 एडवर्स। ध्यान रखना मिक्स वेरिएंस आंसर देने को थोड़ी देना है। अब यील्ड वेरिएंस निकालो, 88 फेवरेबल, चलो 9868। अच्छा कॉस्ट वेरिएंस पूछे तो तीनों को क्या कर दो, प्राइस प्लस मिक्स प्लस यील्ड। अरे इन दोनों का सम क्या होता है, मेटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, और ये प्राइस है, प्राइस और क्वांटिटी का सम क्या होता है, समझ में आ गया सबको, बस लेते करते हैं। पहले दाओ বাপির হয়ে গেছে, বাপির হয়ে গেছে, বলে গেছে আমরা হয়ে গেছে। আমিও খাবো না, আমি কত খাবো, আমি ছোট থেকে তোমাকে বেশি দিয়ে দিই, আর দুটো দেবে আমি আর নুন পোড়া, নুন পুরো একদম নুন পুড়ে গেছে, জঘন্য জিনিস বানিয়েছে। ওই কটা ফেলে দাও, আর খেতে হবে না, ওই কটা ফেলে দাও, ফেলে দাও, নুন পোড়া খাওয়া যাচ্ছে না। এত নুন হয়ে গেছে, হ্যাঁ
ধুয়ে নাও হ্যাঁ আর একদিন জল ঢালো এটা লাগবে না ফেলে দাও না কোনটা মাংসটা ফেলে দাও কুত্তাকে খাইয়ে দেবে কুত্তাকে জলার দিয়েছো হ্যাঁ মানে জলার দিয়ে তুমি এনে বলুন না একটু ভালো খেতে লাগলো হ্যাঁ একটু কোনটা ভালো বেশ খেতে বলে লাগলো। কোনটা বেশ বলে ভালো লাগলোই না কোনো দিক দিয়েই ভালো লাগলো না। আরে ওইটা দিয়ে বানাই দাও ওটা আনতে ভুলে গেল আরো টাইম লাগবে কি জঘন্য খেলাম আরে মানে কোনটা চিনি না খেলে মনে হয় ভালো হতো। হ্যাঁ জঘন্য খেলাম বাবা আর কোন খাবো না গো। আমি কে মিস করবো দেখো হ্যাঁ বলেন হ্যাঁ বলেন না না আমি এই যে কোনো বলতে ঘুরে আইলাম তো আমি তখন রাস্তা ছিল তখন ফোন করেছিল বলেন। হ্যাঁ বলুন না বলুন না হ্যাঁ ঠিক আছে ওয়েট করুন হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ বলুন
বড় কথা না কিন্তু ওটা হচ্ছে তখন তো সাজানো হচ্ছে সাইকেল আর যে গোলাপ গোলাপ খাবার